और यहाँ पर प्री में भी हमने डिस्कस करे क्वेश्चन, आज मेंस के भी करेंगे। ये रिचुअल होता है, मैं तो डिस्कस करती हूँ एट द एंड ऑफ एग्जाम्स, मैं एक बार डिस्कस करती हूँ ताकि आपकी भी श्योरिटी बनी रहे कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो ठीक है, मतलब उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। आपको ध्यान होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ, बार बार बोला, वो तो डेफिनेट था कि इस बार आएगा ही, पर आपको एक दिन क्वेश्चन दिया था कि जियोपॉलिटिकल जो ये सारे इश्यूज हो रखे हैं इसकी वजह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, और वो हूबहू वैसा ही क्वेश्चन आ गया था इस बार। मतलब पैटर्न वो ज्यादा मैटर करता है कि आप उसको प्रैक्टिस करके गए थे या नहीं गए थे, तो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एज इट इज सवाल आया हुआ है, वहां पर आंसर भी वही आना था जो आप लोगों ने उस टाइम पर लिखा था। तो मतलब ठीक से प्रिपेयर करो, खुद जंप्स मत लगाओ, जो वेडनेसडे में जिस फ्लो के साथ हम चले हुए हैं उसी फ्लो के साथ चलो, उसको ज्यादा बेटर है कि आप अगर रिवाइज करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप कर चुके हो, थर्सडे वाले जो आर्टिकल्स आ रखे थे उनमें जो टेस्ट होता है आपका सेमीकंडक्टर के ऊपर डायरेक्टली नहीं है, पर आगे क्वेश्चन दिखेगा आपको कि ये लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो डायरेक्ट थोड़ी आएंगे हमेशा कि प्लेट में ऐसे पढ़ के आए थे आप, वैसे ही प्लेट में फिर से परोस दिया जाएगा, तो कुछ चीजें जो होंगी वहां पर आपको दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिल्ला चिल्ला के बोला था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब देखो ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, सीधा ही आ गया। एक तरफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो चिल्ला चिल्ला के मैंने पढ़ाया, तुमने पढ़ा और लिखने को बोल दिया मैंने गलती से, तो तुमने नाक भी इतनी ऊंची उठाई 2 फीट ऊपर कि हम नहीं लिखते जा, और ये क्वेश्चन आ गया, वो भी सीधा 150 वर्ड्स में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और ये ना ऐसा क्वेश्चन था, अगर आता है तो बहुत बढ़िया स्कोरिंग है, इसमें आप हाईएस्ट मार्क्स रिसीव कर सकते हो, नहीं पढ़ा है तो आपको ये स्किप करना पड़ेगा। एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एक तो बोला डिफरेंस बताओ, एक तो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी वही आनी थी इसमें। आगे बोला इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यहां तक आप पढ़ चुके हो कि हमारे पास अभी प्रोटोटाइप है, हमने कमर्शियलाइज नहीं करा हुआ है। आगे बोल रहा है कलपक्कम, लोकेशन बता दी जो तमिलनाडु की है। आगे बोला एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकलिटी, मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही आ गया जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ा था, यहाँ पे क्रिटिकलिटी को एक्सप्लेन करना था। अब बोला इसके रिस्पेक्ट में आपसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर क्वेश्चन को फोकस करा कि इसकी इंप्लीकेशन क्या होंगी क्लीन एनर्जी के लिए फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। मतलब यहाँ पे आपको क्या याद होने चाहिए थे, टारगेट्स याद होने चाहिए थे, किस चीज को लेके, क्लीन एनर्जी। तो स्ट्रक्चर तो देखो बिल्कुल सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है। एक तो आंसर में आपको हिंट दे रखा है इंट्रोडक्शन, कि आप कैसे इंट्रोडक्शन कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते थे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिख रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर ज्यादा बेस है। एक जान के न्यूक्लियर रिएक्टर, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर आपको दे दिया कि पुरानी रिएक्शन भी इनको पता है या नहीं, कि सिर्फ करंट ही पढ़ के आए हुए, तो ये भी तो पढ़ा ही हुआ है आपने। वेडनेसडे को तो हमने बहुत डिटेल में इसको स्टडी करा था कि कैसे यूरेनियम के ऊपर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन फेंकते हैं और वो फिर बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन बनाते हैं और प्लस एनर्जी को जनरेट करता है। ऑनलाइन अगर आप में कोई आज नया स्टूडेंट भी है तो आज हम सिर्फ पहले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसमें अप्रोच इंट्रोडक्शन में क्या आना था कि एट कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर क्रिटिकलिटी अटेन कर ली है एंड अब इंडिया कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन के लिए और थर्ड स्टेज के लिए एंटर करने के लिए रेडी है। 3 लाइन्स लिखो, आगे बढ़ना था। आगे फिर क्योंकि आपके 150 वर्ड्स का था ये क्वेश्चन, फर्स्ट एंड बैक शीट इस बार पूरी थी, जो फ्रंट एंड बैक सीड है पूरी दिखेगी आपको। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि सीधा हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इनकेस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया कि मैंने बता दिया कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है अभी कलपक्कम में जो उसका प्रोटोटाइप है उसमें हमने क्रिटिकलिटी को अटेन करा और लोकेशन बता दी, वो कलपक्कम हो गया। एंड साथ ही अब हम रेडी हैं
कि थोरियम बेस्ड या एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एंटर कर सकते हैं, प्लस कमर्शियलाइजेशन पर जा सकते हैं। थोड़ा सा क्लीन एनर्जी को टच करना था, कर सकते हो आप। अब इंट्रो खत्म हुई यहीं पर, आगे आ जाओ बॉडी वाला पार्ट। बॉडी में सीधे हेडर दिए हुए हैं आपको, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 1 बोल रहे हैं डिफरेंस किस किस के बीच में, 1 इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड सेकंड आएगा दैट इज थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर। ये सबसे बेसिक वाली आ गई। थर्मल से डरना मत, क्योंकि हीट तो प्रोड्यूस होनी है, न्यूक्लियर रिएक्टर की ही बात कर रहे हैं। स्टेज नहीं बताई है यहाँ पर, नॉर्मली आपको बोल दिया न्यूक्लियर रिएक्टर। थोरियम भी नहीं है, ये थोरियम बोला होता तो यहाँ पे एडवांस लिखा होता या फिर थोरियम लिखा होता। प्रेशराइज हैवी वाटर भी नहीं बोला हुआ है इसको, ये जनरल न्यूक्लियर रिएक्टर टर्म लिखी हुई है। थर्मल इंडिकेटिंग हीट की बात हो रही है। नाउ इसके बीच में डिफरेंस आना था। डिफरेंस आगे मैंने टेबल वगैरह अटैच कर दिए हैं, ज्यादा लिखेंगे नहीं, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब जैसे मेरा ये डिफरेंस कंप्लीट होता, मैंने अगला पार्ट देखना था कि इंडिजिनसली मैंने डेवलप कर दिया और बोला टर्म क्रिटिकलिटी को एक्सप्लेन करो। तो क्रिटिकलिटी आप देख चुके हो, क्रिटिकलिटी क्या बोलता है। अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉपर्टी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आ चुकी है। अब हम चाहें तो क्रिटिकल रहें, हम चाहें तो सब क्रिटिकल हो जाएं या फिर सुपर क्रिटिकल हो जाए। वहां पर आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी वाला मैं एग्जांपल के साथ ज्यादा बेटर मतलब उसको डिफाइन कर पाऊंगी, तो वो भी लिख सकते थे आप, पर डिमांड भी देख लेनी है। 150 वोल्ट्स का है और 3-4 पार्ट्स इसमें पूछे हुए हैं। तो बस क्रिटिकलिटी को डिफाइन करना था कि बीइंग क्रिटिकल वो सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉपर्टी, अब न्यूट्रॉन का लॉस प्रोडक्शन कंट्रोल करी जा सकती है। सब क्रिटिकल एक्सप्लेन करना था, सुपर क्रिटिकल एक्सप्लेन करना था। व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन फॉर क्लीन एनर्जी फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। क्लीन एनर्जी के टारगेट्स लिखने थे। अभी कल परसों जैसे ही लास्ट में मैंने दिया भी था आपको ये क्वेश्चन की क्लीन एनर्जी के टारगेट्स भी लिखने हैं आपको। तो अब न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, उसको दिमाग में बिठाए रखना है, क्योंकि ये जो इम्प्लीकेशन पूछी है इट्स लिखा हुआ है, इट्स इंडिकेट कर रहा है इसी वाले क्वेश्चन को। सोलर विंड उसके ऊपर नहीं आना है। अगर आपके पास स्पेस बचता है कि मैं वे फॉरवर्ड में सोलर विंड को भी लिख सकती हूँ कि अलॉन्ग विद न्यूक्लियर एनर्जी उसको भी टारगेट कर सकते हैं, पर नहीं, यहां पर आपको क्या बोला है इट्स इम्प्लीकेशन। तो इट्स इम्प्लीकेशन मतलब आपको सोलर एंड विंड का वो ड्रॉबैक दिखाना है कि 24/7 हमें उनसे एनर्जी नहीं रिट्रीव हो सकती, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी से हम अपनी एनर्जी को रिट्रीव कर सकते हैं। टारगेट क्या क्या आने थे, पहले तो न्यूक्लियर एनर्जी के 3 पड़े हुए थे आपके पास। आपने करंट बताना था 8.78, आगे 2032 का कितना था 22 गीगावाट एंड 2047 100 गीगावाट। अब क्लीन एनर्जी बोला है, क्लीन एनर्जी में तो सारे सोर्सेज आएंगे, तो ओवरऑल नेट जीरो एमिशन 2070। तो इतने सारे टारगेट्स हैं जो अपने को अचीव करने हैं, ये तो टारगेट ही आगे। अब इम्प्लीकेशन भी बताने हैं, इंपैक्ट्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले मैं अब शीट के ऊपर ही चलती हूँ, डायरेक्टली वहीं से रीड कर लेंगे। ये मिल जाएगी आपको, लिखना है लिख भी सकते हो। पीडीएफ आपको आज कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, रीजन मैम एब्सेंट हैं जो पीडीएफ कंपाइल करते हैं, तो जो आज के होंगे वो कल आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वही देखा कि इंट्रो में छोटा सा इंट्रो उठा, यहाँ पे लंबा होता है। अच्छा, जो मॉडल आंसर होते हैं ना उसका मत गिना करोगे, इसमें 5 आ गई, लाइन 6 आ गई, इसमें पैटर्न बताया होता है। बोला ना मॉडल आंसर, जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हो, बाहर एक डमी रखा होता है, तो जरूरी थोड़ी है वो डमी पे जो पीस लगा हुआ है वही अंदर आपको मिल जाएगा, वहां तो सबसे बढ़िया वाला रखा होता है। तो ये भी आइडियल आंसर है, जो सबसे बढ़िया इंट्रो बन सकती है, लंबी चौड़ी 2-3 इंपैक्ट्स जो भी आपको ऐड करने हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मॉडल आंसर है, इसको मॉडल आंसर की ही नजरों से देखें। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला, इंपॉर्टेंस बता दो कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। वो हमने बताया कि क्रिटिकलिटी अटेन कर ली, फर्स्ट क्रिटिकलिटी इसने अटेन करी है, क्योंकि अभी के लिए प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मतलब पहला आप नमूना लेके आए हो आगे कि देखो इसके अंदर हम कैसे क्रिटिकलिटी को अटेन कर सकते हैं। एंड दूसरा, कमर्शियलाइजेशन के लिए अभी रेडी हुए हम, ये कमर्शियलाइज नहीं है। एंड दूसरा, हम एक स्टेप आगे आ चुके हैं कि थर्ड स्टेज के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये आगे आपके डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस ये मॉडल आंसर है तो आइडियल कंडीशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, चलो इसको पढ़ना छोड़ो, आप ही बताओ डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या लिखूं मैं, एक तरफ न्यूक्लियर रिएक्टर की वो जो रिएक्शन थी उसको दिमाग में लेके आओ, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया था, उसने यूरेनियम को तोड़ा था, इनको सेंटर में बना लो। उसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या क्या हुआ था उनको दिमाग में लेके आओ। हाँ जी, सोचो। वेरी गुड। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर आपने देखा रिएक्शन इज वेरी फास्ट, जो न्यूट्रॉन की मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, तभी तो बाकी कंट्रीज उसको डेवलप नहीं कर रही। वो बोलती है कि सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, एंड जबकि दूसरी तरफ बार बार क्या बोलते हैं हम, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो पहला तो जनरल डिफरेंस यही आ गया न्यूट्रॉन की मूवमेंट पे। फास्ट ब्रीडिंग, वहां तो नाम से पता लग रहा है कि फास्ट मूवमेंट रहेगी। नंबर 2 डिफरेंस, ठीक है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर आप देख रहे हो वहां पे नॉर्मल यूरेनियम का आपने यूसेज करा था, जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर प्लूटोनियम प्लस मिक्स ऑक्साइड, ठीक है। तो अगला डिफरेंस ये आ जाना था।
न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन पर्पस है एनर्जी जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वो जो 8.78 गीगावाट आप बार बार बोले जा रहे हो, क्योंकि वो जनरल पूछा हुआ था आपसे। बट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मेन पर्पस क्या था? यस, जो प्लूटोनियम प्लस मिक्स ऑक्साइड उसमें डाला था और फिसाइल मटेरियल बनाना। एनर्जी वहां पर भी जनरेट होगी, पर उसका मेन पर्पस वाज और ज्यादा फिसाइल मटेरियल हमको रेडी करना है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस ऐड कर सकते थे? ठीक है, वेरी गुड। ये थोड़ा सा टेक्निकल आ गया, जो शायद सबको ना पता होता, पर कईयों को पता होता, तो उनके लिए वैल्यू एडिशन हो जाती। तो नाम से पता लग रहा था अपने को। हाँ चलो, वो आ गया कि फिसाइल मटेरियल अपने को बनाना था। ठीक है, अभी पर हमने कमर्शियलाइज नहीं करा है, फिर वहां पे आगे लिखना था आपको कि सिंस कमर्शियलाइजेशन जब ऐड हो जाएगी तो उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। पर्पस डिफरेंट था। न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी जनरेशन के लिए था, जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमें थर्ड स्टेज तक लेके जाएगा। वो पॉइंट ऐड करो कि तभी हम एडवांस्ड या फिर थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ आ पाएंगे। ये वाला बोलना था। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, पर फिसाइल मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो उसको इस तरह से लिखना कि यूरेनियम के रिजर्व, हाँ इसको इंपोर्ट्स के बेसिस पे लिख दो फिर कि थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हमें बार बार चाहिए होगा, दैट इज यूरेनियम। अब उसी में जो हम पहले इंपोर्ट करके लेके आए थे उसी को बार बार क्या करेंगे, फिसाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के केस में इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है वो भी रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। बस इनमें से डिफरेंस मोर देन इनफ थे, क्योंकि 5 भी लिख दोगे ना अगर चल जाएगा। तो यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो मर्जी आप लिखो, वेस्ट के बेसिस पे हैं। कूलेंट, हाँ एक और जो पॉइंट आप ऐड कर सकते हो जो मैंने कभी बोला नहीं, बट अगर नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। मॉडरेटर, यहाँ पर मॉडरेटर का ज्यादा यूसेज नहीं होता, क्योंकि हम कूलेंट में ही जो मेटल होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर, जैसे सोडियम मेटल, तो उसी का यूज कर लेते हैं एज अ कूलेंट भी, एज अ मॉडरेटर भी। तो अलग से मॉडरेटर नहीं डाला होता, जबकि इसमें मॉडरेटर भी आता है एंड कूलेंट भी आता है सेपरेट। और बाकी ये आगे क्रिटिकलिटी, अब ये नहीं भी पता है आपको अगर कि ये इफेक्टिव मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या चीज है, ये वही है। क्रिटिकल मतलब इक्वल टू 1, 1 के नीचे चले गए सब क्रिटिकल है। मतलब आज वो डिमांड वाला कॉन्सेप्ट कि ज्यादा नहीं थी तो हम क्या चले गए, सब क्रिटिकल चले गए। आज डिमांड ज्यादा है तो हम क्या चले जाएंगे, सुपर क्रिटिकल। तो एक आइडियल वैल्यू आ गई, एक से नीचे सब क्रिटिकल है, एक से नीचे ऊपर सुपर क्रिटिकल है। नहीं भी याद होता वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर बोला था डिफाइन द टर्म क्रिटिकलिटी, तो वो आपको याद आनी चाहिए थी। बैलेंस वाली स्टेट एंड सेल्फ सस्टेनिंग, कि अपने आप से ये सब क्रिटिकल भी जा सकते हैं, सुपर क्रिटिकल भी जा सकते हैं। सिग्निफिकेंस इंडिया के क्लीन एनर्जी टारगेट यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करने थे। नंबर 1, दैट इज जो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने देखा कि आपने नेचुरल यूरेनियम का यूज करा, पर उसमें यूरेनियम 235 भी था, 238 भी था। तो हमने क्या किया, 238 को और ज्यादा बर्न आउट करा और उससे हमारे पास एक और फिसाइल मटेरियल दोबारा से निकल के आया। तो हम बहुत अच्छे से यूरेनियम को यूटिलाइज कर पाए। और यहाँ पर आप इवन ये भी ऐड कर सकते हो कि जो हमारी न्यूक्लियर फ्यूल की डिपेंडेंसी है, कजाकिस्तान का एग्जाम्पल उठाओ, उज्बेकिस्तान, वो वैल्यू एडिशन है। ये मॉडल आंसर है, तो वैल्यू एडिशन आपने करनी है अपने हिसाब से। तो उसको ऐड करो कि कितना ज्यादा पैसा हम अपने फॉरेक्स से दे देते हैं, तो वो भी रिड्यूस होगा जब आप उसी फ्यूल को दोबारा से यूज कर पाते हो। सेकेंड इज फाउंडेशन फॉर इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जब क्रिटिकलिटी अटेन करा तो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया कि अब हम कहाँ जा सकते हैं, थर्ड स्टेज के अंदर भी, जो कि थोरियम बेस्ड होगा, पर उसमें मटेरियल वही वाला यूज होने वाला है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर आउटकम की फॉर्म में आया था। तो यही आना था, ये स्टेज 1, 2, 3 याद रखिएगा। अभी ये लास्ट सैटरडे की फ्राइडे को ही करा था मेरे ख्याल से आपने वो, हाँ तो इसको प्रिपेयर कर लेना। आप बताओ, सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव थर्मल में आएगा, क्यों? उसी का तो वो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है जनरेट ना हो, तभी तो हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज कर रहे थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज लो कार्बन बेस लोड पावर। कार्बन एमिशन इसमें आपको नहीं दिखेंगे, और हमने देखा जितने भी हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हैं, कोल वगैरह, उससे कार्बन एमिशन ही बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो वो भी इनडायरेक्टली रिड्यूस होगा। प्लस राउंड द क्लॉक की इलेक्ट्रिसिटी, यही लाइन आपने लास्ट आर्टिकल में भी करी थी कि 24/7 सोलर विंड ये हमें नहीं प्रोवाइड कर सकते एनर्जी, बट न्यूक्लियर एनर्जी 24/7 वर्क कर सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड फोसिल फ्यूल्स की, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर हमने क्या किया, जो पहले वाला यूरेनियम था उसी को दोबारा से यूटिलाइज करा, ये डिपेंडेंसी भी रिड्यूस करेगी। अदरवाइज वो तो वेस्ट ही क्रिएट हो रहा था, पर जब आपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को एक्टिव कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट सपोर्ट नेट जीरो एमिशन टारगेट, जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिए, 2032 का भी लिखिए, 2047 का भी लिखिए, ये वो पॉइंट्स हैं, ये सभी ने लिखे होंगे क्लीन एनर्जी, पर टारगेट जिसने ऐड करे होंगे वैल्यू एडिशन 0.5 0.5 0.5, उसी को फिर हाईएस्ट मार्क्स भी मिलते हैं। अदरवाइज एवरेज तो सारे लिखेंगे। जिसने तो ये टॉपिक ही छोड़ दिया था 10 नंबर गए सीधे सीधे, शायद वो क्लीन एनर्जी लिख पाए, पर क्लीन एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में पूछी हुई थी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के, तो वो तुक्का हुआ,
उसको तुक्का कंसीडर करा जाएगा, आपको पेन वेस्ट करने के शायद 0.5 मार्क्स मिल जाएं, बेशक आपने टारगेट बहुत अच्छे से लिखे हो, क्योंकि जब इसको पता नहीं है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या था और ये लिख रहा है क्लीन एनर्जी के लिए क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो तुक्का ही कंसीडर करा जाएगा। सो जब भी बोला जाए कि डिटेल में करना है तो वो डिटेल में ही करना है, मैं 2 बार करवाऊं 5 बार करवाऊं आपको सुनना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिशन दृष्टि। सो मिशन दृष्टि कितनों को याद है? सबसे पहले तो ले हाथ ही नहीं उठ रहे, तुम तो झूठे प्रूफ कर दो टीचर को ही। वेरी गुड, ठीक है। इसमें आपने देखा था ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी। एंड नंबर 2 आपने देखा था इसमें ऑप्टिकल एंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार दोनों इंटीग्रेट करे थे। अब सवाल देखो कितना ब्यूटीफुली पूछा है। नंबर 1, मेंशन सेलिएंट फीचर्स, आधे यहीं पे खत्म। ये सेलिएंट फीचर तो मैं देख के नहीं गया, मैंने नहीं देखा वेवलेंथ किसकी ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा थी, और मैंने बोला था आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उसके फीचर्स आ चुके हैं, निसार के फीचर्स आ चुके हैं, दृष्टि के भी पूछ लिए, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था तो इसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ चुकी थी। प्री में बोला गया था कि प्री में आ सकते हैं, इन्होंने मेंस में डाल दिया, पर उसमें भी आपको फीचर्स पता होने चाहिए थे। तो पहला तो बोल रहा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ मिशन दृष्टि, तो पहले तो सेलिएंट फीचर बोला है, मतलब किसने मैन्युफैक्चर करा, क्यों मैन्युफैक्चर करा, और इसके अंदर क्या क्या टेक्निकल फीचर्स ऐड करेंगे, अब सब लिखने पड़ेंगे आपको। तो जितना ग्रैस्प करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना ही आपके लिए बेटर है। अगला बोल रहा है डिस्कस द इमेजिंग टेक्निक्स। अभी आपने खुद ही बोला ऑप्टिकल प्लस सिंथेटिक अपर्चर रेडार, उसी को पूछ रहा है ये कि कौन सी सैटेलाइट के अंदर लॉन्च करी गई, और डेट इन्होंने खुद ही बता दी कि तुम ऐसा नहीं कि डेट ही बार बार खींचते रहे, मैं डेट खुद ही लिख के दे दी इन्होंने कि 3 मई 2026 को ये लॉन्च करा गया था। अब एक और चीज नोटिस करो, मेंस का जो पेपर है, तभी मैंने बोला है आपको ज्यादा पीछे का नहीं फिर रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, ये अभी मई 2026 का ये आर्टिकल है, बिल्कुल फ्रेश आर्टिकल्स आते हैं, मैक्सिमम नवंबर तक के आ जाते हैं, मतलब यूं लेके चलो। जैसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर आ गया था, वो आउटकम थी 2025 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। अब अगला जो होगा वो नवंबर में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, वो उसके आउटकम ज्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं। पुराने आर्टिकल बहुत रेयर आते हैं, पर नवंबर तक के ये कवर करते करते। नाउ इसको वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स काइंड क्यों बोला गया? तो ये तो आपने क्लास में एज इट इज ऐसे ही पढ़ा था। तो सबसे पहले बोला गया है कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं, मैं लिख सकती हूँ किसने बनाया, थोड़ा सा इसका जो फैक्चुअल इन्फो था उसको ऐड करा जा सकता है कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप था, गैलेक्साई है, फैल्कन 9 का यूज करा था और वहीं से लॉन्च भी कर दिया गया था, मतलब हमने खुद का रॉकेट यहाँ पर नहीं भेजा हुआ था। तो ये नहीं बोलना कि खुद का रॉकेट नहीं भेजा हुआ था, नहीं बोलना ही क्यों है, सीधा बोलो कि फैल्कन 9 का यूज करके हमने इसको लॉन्च करवा दिया। तो इंट्रो तो बिल्कुल बेसिक रखो। और सुनो, ये आया 250 वोट्स का, 250 वोट का। अब कहीं सोचेंगे लिखना क्या था इसमें आगे, मतलब फीचर भी लिख दिए, 2 ही आते थे मुझे तो मैंने तो 2 ही लिखे हैं। ये पॉसिबिलिटी रहती है, जब फीचर्स आते हैं फंस जाते हैं पर्सन वहां पर, तभी बोलते हैं रिवाइज, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो इस चीज को। एंड दूसरा बोल रहे हैं इमेजिंग टेक्निक, तो वो जो तुम्हें फीचर शायद याद आ रहा था, वो तो इमेजिंग टेक्निक ने कैच कर लिया कि मैं ही हूं सब कुछ, मेरे में ही आंसर आएंगे। तो मतलब आपको वो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज, उनका एक आइडिया होना चाहिए था, प्लस इमेजिंग टेक्निक तो चाहिए। अब याद करो, अर्थ को ऑब्जर्व करना इसका मेन पर्पस था, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन को ही तोड़ के लिख देना था कि अर्थ में क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। वेदर आ सकता था, देन उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट आप बेटर तरीके से कर सकते हो अगर आप टेरेन को देख पाए। उसके अलावा आर्मी यूसेज के लिए भी करा जा सकता था, और वेरी गुड, फॉरेस्ट कवर चेक करने के लिए। तो इमेजिंग टेक्निक नहीं यहां पर लिखनी थी, तोड़ के लिख लेते आप इसके। अब इमेजिंग टेक्निक के ऊपर अगर आना था तो लिखो सेलिएंट फीचर्स एंड इमेजिंग टेक्निक यूज्ड इन द मिशन दृष्टि, फिर आप दोनों को कंबाइन करके लिख सकते थे। तो हेडर आपका डिसाइड करेगा कैसे आपने आंसर करना है, क्योंकि दिमाग में ये भी रखना है कि रेपिटेशन नहीं कर सकते आप, रेपिटेशन करोगे वो ऐसे दिख जाएगा नंबर खींच दिए इसने, कि वर्ड खींचने की ट्राई करी हुई है, तो वैसा फील ही नहीं करवाना है। क्योंकि कॉलेज में क्या होता था, 32 शीट्स आती थी, 32 भरती हैं तो नंबर बढ़िया आ जाएंगे, पास हो जाओगे, देयर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी। इसमें केस उल्टा है, अगर काम की बात लिखी है मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, नहीं लिखी है तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। हाँ बिल्कुल, वो भी फीचर में आएगा। ऑर्बिट कौन सा था, वो सारे फीचर। जब ऐसे आ गया ना क्वेश्चन सेलिएंट फीचर्स, उसमें सब लिखना है, फिर किसने लॉन्च करा, कहां से लॉन्च करा, इसके अंदर क्या टेक्निकलिटीज ऐड करी गई थी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा, सब कुछ लिखना है फिर उस टाइम पे। ये बिल्कुल फैक्चुअल पूछा हुआ है इन शॉर्ट, मतलब अगर पढ़ा है लिखोगे, इमेजिंग टेक्निक याद है लिख पाओगे, आगे तो आंसर इजी था, पर इसके ऊपर एक हेडर बनना था, व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स काइंड, तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ना था। तो अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, क्यों था ये वैसे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ऑप्टोसेट
ऑप्टोसैर करके पढ़ा था आपने कि ऑप्टिकल इमेजिंग भी करेगा, मतलब मल्टी जो हमारे बैंड्स आते हैं 7 रंग आते हैं सभी के ऊपर अपना ये डेटा प्रोवाइड कर सकता है। एंड दूसरा सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जहां पे कॉम्प्लेक्स या फिर एक्सपर्ट्स आपको चाहिए होते हैं उन एल्गोरिदम्स को सॉल्व करने के लिए कि अगर बादल भी आ रखे हैं तब भी आप इमेज को कैप्चर कर पाओगे। तो इसको बहुत अच्छे से आपको एट दी एंड लिखना पड़ना था। अब अभी भी 250 वर्ड्स नहीं हो पाएंगे आपके, तो इसका सिग्निफिकेंस ऐड करना था आपको। ठीक है, सैटेलाइट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना था, खुद से सिग्निफिकेंस आपको ऐड करना पड़ना था, फिर ये पूरा हो जाएगा 250 वर्ड्स। तो सबसे पहले तो मिशन दृष्टि बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है गैलेक्साई, इन्होंने लॉन्च करा था ऑन 3 मई 2026 एंड स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 रॉकेट है कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ, उसी के साथ हम ये जो सैटेलाइट था ये भेज दिया गया था। 190 kg का था, ये भी इसका एक फीचर ही आ गया। फीचर है मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटमी जैसे इंसान की है वो सारी लिखनी पड़ेगी आपको। एंड इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है ये 2 बार न्यूज में थी, याद है 2 बार न्यूज में थी। एक और लाइन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें, वेरी गुड। इसमें जो कनेक्शन था वो लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ सोलर स्टॉर्म, और ये मैंने 2 बार ही करवाया था और मैंने बोला था एक बार रिवीजन में फिर से आएगी ये, और अभी सिर्फ एक अपडेट है इससे रिलेटेड, दैट इज सोलर स्टॉर्म की वजह से ये हिट हुई है जिसकी वजह से कनेक्शन लॉस हुआ था। कितनों को याद है ये आर्टिकल कि हाँ पढ़ा तो था ऐसा कुछ सोलर स्टॉर्म वाला, चलो ठीक है याद है फिर। अब आते हैं सेलिएंट फीचर। तो नंबर 1 अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। अब देखो यहाँ पे टेक्निकलिटी बहुत कम लिखी हुई है, क्यों? क्योंकि अगला जो हेडर है वो बनेगा ही किसके ऊपर, इमेजिंग टेक्निक के ऊपर, तो मैंने थोड़ा सा साइड ही रखा क्योंकि 250 वर्ड्स का है तो जितनी छोटे हेडर्स बनाओगे उतना ही आपके लिए बेटर रहने वाला है। सबसे पहले तो अर्थ ऑब्जर्वेशन, पूरे अर्थ का जो रेजोल्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करता रहेगा, उसकी इमेजेस को कैप्चर करेगा। सेकंड, ड्यूअल सेंसर टेक इसमें ऐड है। अब ड्यूअल सेंस बस मैंने बोल के छोड़ दिया कि कौन कौन सी है। एक आपकी ऑप्टिकल इमेजिंग जिसको मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग भी बोल देते हैं, या फिर ये नहीं भी याद रहे तो ऑप्टिकल तो याद है, एक भी लिखोगे चल जाएगा। एंड दूसरी क्या लगी हुई थी इसमें, सिंथेटिक अपर्चर रेडार। एंड सेकंड आ गई ऑल वेदर कैपेबिलिटी है। अब देखो खींचने ही थे पॉइंट्स पर अलग अलग तरीके से। अर्थ ऑब्जर्वेशन पता लग चुकी है, इमेजिंग टेक्निक डिफरेंट एडेड है। अब इमेजिंग टेक्निक क्यों डिफरेंट ऐड करी, क्योंकि वेदर चेंज होता रहता है, कभी क्लाउड्स होंगे कभी क्लियर वेदर दिखेगा आपको, तो आपको दोनों तरह की इमेजेस कैप्चर करनी है। तो हमने क्या देखा कि ऑब्जर्वेशन क्लाउड कवर डार्कनेस उसमें भी दिखा देता है। इन शॉर्ट वही पॉइंट्स एक्सटेंड करे हुए हैं। अब आपने दिमाग लगाना था कि 250 वर्ड्स का है तो कैसे करना है इसको। अगला आता है मल्टीपर्पज एप्लीकेशन है। अर्थ ऑब्जर्वेशन उसी के ऊपर फोकस करना था, अर्थ पर क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफेंस भी आ जाएगा, सर्वेलियंस भी आ जाएगा, उसके पर्पज से यूज होगी। डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, इवन अब अगर आपको अर्बनाइजेशन करनी है या डेवलपमेंट करनी है अर्बन एरियाज की, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते थे, क्योंकि उसके लिए भी आपको क्या देखना पड़ेगा, टेरेन देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बार बार लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर सॉइल इरोजन का इशू आता है, वो सब आना था इसमें। एंड प्राइवेट सेक्टर का माइलस्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्राइवेटली मेड थी, वर्ल्ड की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एंड दूसरा प्राइवेट स्टार्टअप ने इसको बनाया था। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे अब और अपडेट्स आ चुके हैं अब तो कि इसरो ने बोल दिया कि लॉन्च व्हीकल के ऊपर अब ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन आपको स्पेस टेक के फील्ड के अंदर दिख रही है। तो ये तो पार्टिसिपेशन से एक एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको दिखाई दे रही है प्राइवेट सेक्टर की इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक। अगला जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था इमेजिंग टेक्निक, ये पहला पार्ट खत्म, मिशन आपने एक्सप्लेन कर दिए, कम से कम 5 पॉइंट्स आगे, 5-6 पॉइंट्स आगे सफिशिएंट है। अगला आते हैं इमेजिंग टेक्निक, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, नंबर 2 मल्टीस्पेक्ट्रल या फिर ऑप्टिकल जो इमेजिंग रेडार इसमें एडेड था। सबसे पहले याद आना चाहिए था सिंथेटिक अपर्चर रेडार, कितना लंबा चौड़ा नाम है, खुद में ही कॉम्प्लेक्स है, एक्सपर्ट आपको चाहिए होंगे तभी उस इमेज को आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या इमेज कैप्चर करी है। वेवलेंथ किसकी ज्यादा आनी थी, सिंथेटिक अपर्चर रेडार की। डीपर पेनिट्रेशन चाहिए थी कि क्लाउड भी है, फॉरेस्ट कवर भी है और मुझे जमीन तक की पिक्चर चाहिए, तो वहां पे मैं सार का यूज करती। ऑप्टिकल इमेजिंग सुपरफिशियल, वेवलेंथ कम आनी थी, फ्रीक्वेंसी भी लिखना है थोड़ा सा और हो जाता, इनवर्स रिलेशन में होते हैं, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम आनी थी। ये दूसरा पार्ट कंप्लीट, जिसने ये लिखा होगा एक 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 मार्क ऐड करते चलो। एंड सेकेंड इज इंडिया की या वर्ल्ड की, सॉरी इंडिया की नहीं बोलेंगे, वर्ल्ड की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्यों है, क्योंकि आप एग्जाम्पल हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, निसार में ऑप्टिकल इमेजिंग नहीं थी, उसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार लगे हुए थे, और भी 2-3 एग्जाम्पल उठा ले जितने याद आते, मतलब निसार भी आ रहा है, दैट इज मोर देन इनफ कि वो पॉपुलर वाला एग्जाम्पल है तो उसको लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने लिख दिया कि निसार के अंदर भी देखें तो सिंथेटिक अपर्चर रेडार की ही टेक्नोलॉजी अकेली ऐड थी, बट अगर इसको दृष्टि मिशन के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें दोनों इमेजिंग एडेड है, ऑप्टिकल भी एडेड है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी भी एडेड है, और इसी के साथ दोनों टेक्नोलॉजी का जब यूज करेंगे तो हर टाइप के वेदर के अंदर मेरे पास
इमेज आ सकती है, बेटर इमेज कैप्चरिंग हो सकती है। एंड दूसरी चीज ऑप्टिकल क्लैरिटी, सिंथेटिक अपर्चर रडार की सारी ऑल वेदर कैपेबिलिटी, किसी भी वेदर के अंदर इमेज कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि जब मौसम साफ होगा तो कॉम्प्लेक्स टेक क्यों ही यूज करेंगे हम, तो उसके लिए ऑप्टिकल भी एडेड है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वर्ल्ड ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही टाइप के रडार एडेड थे। तो मेरे ख्याल से ये तो मैंने समझाया भी था आपको क्लास में खड़े होके यहीं से, क्यों ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। एंड ये जो क्वेश्चन था ये ऐसे ही तोड़ के आपसे पूछा हुआ था, हेडिंग नहीं सोचने थे अपने को, इसमें खुद से कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। पहला सेलिएंट फीचर ऑफ मिशन दृष्टि बनना था, सेकंड इमेजिंग टेक्निक बननी थी, एंड दूसरा इसमें बनना था कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्या है। थोड़ा सा बस सिग्निफिकेंस आपको ऐड करना पड़ना था कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्लाइमेट को लेके, और इसको डिजास्टर प्रोन एरियाज में भी यूज करा जा रहा है। तो मतलब अच्छे अच्छे सजेशन आप एट दी एंड, हाँ सजेशन भी ऐड कर सकते थे कि क्या क्या चीजें, पर जैसे कि मैंने बोला सिग्निफिकेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूछा नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा लंबा करने के लिए सिग्निफिकेंस वाज मस्ट इन दिस क्वेश्चन। 250 वर्ड्स का था ये, पूरे नहीं मिलेंगे, वो तो रूल है कमीशन का 60%, वो उतने ही मिलेंगे हाईएस्ट। तुमने बहुत ही बढ़िया कोहेजन कर दी, बाइंडिंग कर दी अगर पॉइंट्स की, तब जाके शायद तुम्हें एक आधा नंबर और मिल जाए, पर ये स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है कि इतने ही मार्क्स देंगे हम आपको। अदरवाइज वो हाल होएगा जैसे नीट वगैरह का पेपर है, 720 में से 720 आगे, और आगे जो भी बाकी के आपके फर्दर ABCD पेपर होते हैं, फुल मार्क्स यहाँ पर नहीं आते, ठीक है। हाँ ये आप फाइट कर सकते हो कि और ज्यादा मार्क्स लेने हैं, क्योंकि जिसके हाईएस्ट आएंगे वही टॉपर्स की लिस्ट में भी आएगा, हाईएस्ट के लिए ही भागना पड़ेगा आपको। ओके, सो सिग्निफिकेंस में भी वही आना था, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, डिजास्टर, वो सारा ऐड कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो कौन सी ऑर्बिट में था, वेरी गुड, पोलर ऑर्बिट भी याद आ गया, चल जाएगा। सनसिन तक पहुंच पाए वो भी ऐड होगा, हर 4 दिन के अंदर बोला था कवर करेगा ये अर्थ की, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सेम टाइम सेम जगह, हर दिन तो नहीं आएगा, 4 दिन 10 दिन का गैप हो सकता है। सॉन्ग भी सुना है, पता है मुझे, क्या था वो, हर सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, बस इतना आपका पोलर ऑर्बिट का भी फीचर है। ये पोलर ऑर्बिट के बारे में बोला गया है। तो देखो सॉन्ग्स भी आपके पोलर ऑर्बिट के ऊपर आ चुके हैं और तुम्हें भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका ही फीचर है, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो इसको। अब ऑर्बिट कई बार हम भूल जाते हैं, अभी शुरू में बोला तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा होता, पर आपको वो लिखना है। वैल्यू एडिशन आपने खुद ही करनी है, वो कैसे ऐड होगी, मल्टीपल आर्टिकल्स को जोड़कर। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, 250 वर्ड्स के लिए आ रखा है, एक्सप्लेन द की चैलेंजेस। पहली हेडिंग मुझे यहाँ पर क्लियर है कि चैलेंज मुझसे पूछे गए हैं आगे, तो पहले ही वो डायरेक्शन बना लेनी है दिमाग के अंदर, थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि पहले मुझे इसको थोड़ा सा चैलेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर किस चीज को लेके, तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। अब देखो वर्ड आ गया एनर्जी, अब मैंने कई बार बोला आपको, जब भी शब्द बोला जाता है एनर्जी, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, बस सोलर और विंड आएगा, चलो रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, क्रूड ऑयल आ गया, वेरी गुड, न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, इसको इसके साथ भी लिख सकते हो, या फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग पॉइंट भी बन सकता है। और वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, ये सारा किसमें आता है, एनर्जी सेक्टर में तो आते हैं। फर्टिलाइजर आगे, वो भी किसमें आता है, आपका एनर्जी सिक्योरिटी। वेरी गुड, मिनरल्स आगे, मिनरल भी किसमें आता है, एनर्जी सिक्योरिटी। ये था मल्टी डायमेंशनल। अब इसमें एक शब्द लिख के छोड़ दिया आपके लिए, दैट इज इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी। अब आप एनर्जी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो वो आपकी चॉइस थी, कहीं शायद ऑयल तक ही देख पाएंगे, कहीं थोड़ा सा आगे जाएंगे फर्टिलाइजर तक देख पाएंगे, कहीं थोड़ा और आगे जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही जुड़ा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी से शायद कहीं सोलर या विंड, हाइड्रोथर्मल तक पहुंचेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी को शायद एलिमिनेट कर देंगे, उसके लिए अलग से पॉइंट बन जाना था। तो पहले तो बोला चैलेंज क्या आ रहे हैं, तो चैलेंज मुझे दिख चुका है, एनर्जी में एक तो क्रूड ऑयल ही दिख गया, तो आप बढ़िया स्टार्टिंग कर सकते थे कि जियोपॉलिटिकल जब प्रॉब्लम आती है तो जो एनर्जी की सप्लाई है वो कैसे हार्म हो जाती है, क्योंकि चैलेंज पूछे हैं तो आपको वैसे भी उसी पे आना है, क्रिटिसाइज ही करना है एक तरह से। अगला बोल रहा है बट मेजर्स डू यू सजेस्ट। अब आ गई आपकी अटॉनमी कि आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है, जैसे शुरू में दे दिया उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर पूछ लिया, तो वो आपकी चॉइस है ना, आप किस बेसिस पे मेजर बताओगे। अगर आप एनर्जी को सिर्फ क्रूड ऑयल तक सोच पाए, वो जो याद है 9 कोर सेक्टर्स, वो सारे एनर्जी के साथ ही तो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल का भी मेंशन कर सकते हो, वो भी तो एनर्जी है एक तरह की। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, मल्टी डायमेंशनल है, तो मेजर आपसे पूछ लिए कि सजेशन आप ही बता दो, मतलब क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बता सकते थे। विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, और ये जो मेजर्स बनाने हैं
एनर्जी सिक्योरिटी को लेके दो हेडर्स आपको यहाँ पर दे दिए, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, एक सस्टेनेबिलिटी को लेके। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं फॉरेक्स को, कि बार बार इंपोर्ट करनी पड़ रही है चीजें, पैसा जाएगा बाहर, तो हमें तो अट्रैक्ट करना था वो, कि काश ऐसे रिसोर्सेज अपने पास होते कि हमारे पास पैसा बन जाता। नंबर 2 बोल रहा है सस्टेनेबिलिटी, पोल्यूशन भी नहीं करना है, तो पोल्यूशन को सेंटर रख के ये वाला एनर्जी का पार्ट यहाँ पर इंक्लूड कर सकते थे। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही एक और आप यहाँ पे एडिशन कर सकते हो, बिल्कुल रिसेंट वाली है। वेरी गुड, किसने बोला ये? वेरी गुड। तो एक आ गया इथेनॉल, वो आना था मेजर में जाके, क्योंकि उसको तो बना रहे हैं ना ताकि वो डिपेंडेंसी यहाँ पर है उसको रिड्यूस कर सके, ये आना था जाके मेजर्स के अंदर। देखो वो जो प्रोजेक्ट आ गया ना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करा है रादर देन रॉ मटेरियल। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिबेट है वहां की, वो अलग से कर सकते हो। वो तो अंडमान जो आप बोल रहे हो उसमें तो फिर और भी है, गोदावरी भी है, कावेरी भी है, उसमें तो मल्टीपल रिवर्स थी जहां पे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। उस स्कीम का नाम आप लिख सकते हो कि ये भी क्या करेगा, ये मेजर्स में उसको ऐड कर सकते हो। पर वो स्कीम अकेला अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डिबेट आई थी। एंड अगर आप समुद्र मंथन स्कीम के बारे में एडिशन करते हो, गुड टू गो, आप लिख सकते हो, क्योंकि वो डिपेंडेंसी रिड्यूस करेगा हमारी इंपोर्ट्स को लेके। तो ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाना पहले इंपॉर्टेंट था। एनर्जी वर्ड को समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी था, कि एक डायमेंशन में नहीं पूछा हुआ है आपसे एनर्जी, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो टेस्ट के अंदर। थर्सडे को ये दिया था मैंने एक बार, और उसमें ये फर्टिलाइजर पर मैंने हिंट दे दिए थे आपको पहले ही कि क्या क्या लिखना है आपने। यहाँ पर अब टाइम ज्यादा हो चुका था, तो शायद कहीं एनर्जी को शायद इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही जोड़ पा रहे थे, या शायद न्यूक्लियर एनर्जी के साथ ही जोड़ पाए। कहीं ऐसे होंगे जिन्होंने सारे डायमेंशन देख लिए कि ये सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंप मारना था, वहां पे आने थे। हाँ जी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर सकते हो। बायोगैस, बायोक्यार वाला याद है आपको? उसके ऊपर मैं 3 मार्क का आपके लिए डाला था, वही आना था यहाँ पर मेजर के अंदर। तो वो 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर का क्यों डाला हमने नहीं करना, ये ऐसा पेपर में नहीं आता। वो इसी वजह से डाले जाते हैं ताकि पेपर में वो स्ट्राइक कर जाए। ये छोटी सी केस स्टडी यहाँ पर भी आ सकती है, आई ना भी याद, खुद ही बोला आपने कि बायोगैस का एग्जाम्पल ऐड हो सकता है, बायोक्यार का ऐड हो सकता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल था, इसमें ओपन एंड, जैसे यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने काफी बोले। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात करिए, तो वो जो आपका समुद्र मंथन इन्होंने बोला, देन उसके बाद हाइड्रोकार्बन वाला कौन सा था? मंथन ही था, और दूसरा मिशन, हाँ समुद्र मिशन था। तो बिल्कुल आप इनको ऐड कर सकते हो, क्योंकि मेजर पूछे है ना, आप इतने सारे स्टूडेंट बैठे हो, जिसको जो जो याद आएगा वही लिखेगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल था, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि बस इतना ही लिखना है। तो ये तो मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर इंडिकेट्स कि कुछ कुछ चीजें एडिड हैं कि कैसे आपको स्ट्रक्चर लेके चलना था। बिल्कुल हाँ बिल्कुल तमन्ना, एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर जितने भी मिनरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। बट यस, जैसे कि मैंने बोला, ऐसा ना हो कि आपका आंसर मिनरल्स के ऊपर लगने शुरू हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये मल्टी डायमेंशनल ही रखना था। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी वर्ड आया था, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रखा था, उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं था कि मिनरल के सारे लिख दिए कि कौन कौन से एग्रीमेंट हुए रिसेंट, काबिल का भी लिख दिया। काबिल की आनी थी केस स्टडी कि क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, क्यों खुद हम ऑटोनमस नहीं हो पा रहे हैं, वो आनी है केस स्टडी, पर वो 2 लाइन्स में आएगी, बस उतनी सी। सारे पॉइंट्स आपके मिनरल्स ओरिएंटेड भी नहीं होने चाहिए। हाँ लिख सकते हो बिल्कुल कि एनर्जी स्टोरेज, पर सारे नहीं लिखने, बस लिख दो एनर्जी स्टोरेज, एग्जांपल दो कौन कौन सी वो प्लाज्मा ऑल थी, उनको एग्जांपल में लिखो और आगे बढ़ो, सिर्फ 2 लाइंस। तो ये क्योंकि मल्टी डायमेंशनल था, इसमें यही देखना था कि इससे फिट करा जाएगा या नहीं करा जाएगा 250 वोट्स के अंदर। क्योंकि ये वो क्वेश्चन आ गया कि मैम बहुत ज्यादा कंटेंट है दिमाग के अंदर, पर लिखना कितना है वो पता नहीं लग रहा। अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन वॉज इंपॉर्टेंट। तो आपको वो जो रिमार्क में आता है ना डाइवर्सिफिकेशन, उसका मतलब यही है कि आपकी जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चीजों की डिमांड कर रहा है, तो आपका जो एक पॉइंट है ये डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, रादर देन कि आप ये एक ही चीज के ऊपर फोकस करे जा रहे हो। बिल्कुल आप उस पॉइंट को यहाँ पर ऐड करोगे, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी पे है, चैलेंज में वही तो आना है। आप यहाँ पर जाते थोड़ा सा वो पर्शियन गल्फ वाला मैप के ऊपर, छोटा सा मैप, बड़ा नहीं कि आपने आधा पेज उसी पे लगा दिया, उतना थोड़ी है। चैलेंज लिखने हैं आपको, मेजर्स लिखने हैं, आपके सजेशन लिखने हैं खुद के, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी 2 अलग से हेडिंग बनेंगे, तो लंबा इक्वेशन, ठीक है। तो छोटा सा मैप बना के बिल्कुल आप बता सकते हो। इवन यहाँ पर रेड सी, बाबल मंदेब वो भी आएगा, ऐसा मत करना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक ही रह गए, रेड सी का बता दो। वेरी गुड, सोमालियन पायरेट्स का साइड में मैप पे शो कर दिया कि अटैक्स होते हैं बार बार, और ऊपर से वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉन्फ्लिक्ट हो रखा था, बस उसको मेंशन करके निकलो। हाउदीज उनका मेंशन कर सकते थे। हाँ येमेन आ गया, येमेन वहीं पे, दैट इज बाबल मंदेब के नॉर्थ वाले साइड में, वो सारा मैप भी एक्सप्लेन कर देना था। हाँ देखो, सी फेयर का तब आएगा अगर वो एनर्जी सिक्योर कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसको केमिकल्स के साथ जोड़ सकते हो कि केमिकल कैरिंग कंटेनर आते हैं पर वो अटैक हो जाते हैं तो लॉस हुआ, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो। तो एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया, तो सबसे पहले तो हम फोकस करते हैं इवन एलपीजी, एलएनजी,
आपके पीएनजी वो भी आने थे कि रॉ मटेरियल तो वहीं से आ रहा है सारा, वो भी एनर्जी सेक्टर का ही पार्ट है। तो ये मल्टी डायमेंशनल था। मैं नहीं बोलूंगी आपको उस टाइम पर सारे पॉइंट्स याद आएंगे, पर मैक्सिमम पॉइंट्स आपको याद करने भी पड़ेंगे कि आपने एनर्जी को यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में लिया। सो सबसे पहले अफोर्डेबल बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन नहीं कॉज करना, अपने को सस्टेनेबल मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर लिखा, और इंडिया के केस में सब कुछ ही इंक्रीज करे जा रहा है और जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है रिसोर्सेज की। आप आज के टाइम पे देख रहे हो माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज में। तो जब माइग्रेशन हो रही है तो अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तो डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, हर टाइप की एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो वो सारी चीजें जो है वो भी तो फुलफिल करनी है अपने को। अब ये आ गया डेटा, वो जो आपको बोला है ना डायरी वाला कॉन्सेप्ट, अब डेटा कहीं कहीं जगह पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जहां पर डेटा ऐड करना पड़ेगा तभी बोला हुआ है, जैसे हेडर बना लेना एक एनर्जी से रिलेटेड जो भी बढ़िया सा डेटा आपको लगता है मैं याद रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, वो आप ऐड कर सकते हो फिर। ठीक है, डेटा तो लिखना पड़ेगा। देखो अगर थोड़े से पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा फैच करने हैं, आपको डेटा लिखना पड़ेगा। एंड डेटा किसी को याद नहीं रहता, तभी बोला जाता है कि मेंस के लिए तो एक डायरी लगा ही लो, पर उसमें सब कुछ नहीं लिखना। इलेक्ट्रिसिटी का अगर बोल दिया, एनुअल डिमांड की आप एक डेटा उठा लो, जो आपकी मिनिस्ट्री आ जाएगी, कौन सी आएगी, मेती आ गई। देन उसके बाद मिनरल्स को लेके आपको देखना है कि एनुअल कंजप्शन कितनी है, माइंस एंड मिनरल्स आ गई, उनका थोड़ा थोड़ा डेटा सर्च करके अपना डायरी में लिख लिया। उसके बियॉन्ड नहीं गए, क्योंकि आर्टिकल्स मल्टीपल आते हैं और आर्टिकल में बड़े सारे डेटा यूज करे जाते हैं, सारा याद नहीं करना आपको। आपने वो लिखना है अपनी डायरी के अंदर जितना आपको लगता है कि मैं इतना याद रख लूंगी। ठीक है, एंड मेंस में कुछ नहीं होता, जो वैल्यू एडिशन वाला आपने डाटा ऐड करा होता है अपनी डायरी के अंदर, उसी दिन जो पेपर आया उसी दिन फटाफट से डायरी उठाई और वहां पे बस निकाल देना है उसको, फिर उसके बाद भूल भी जाओगे, इट्स ओके, उतना चल जाएगा। ठीक है, नाउ की चैलेंजेस पे आना था। पहला पॉइंट, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी। यहां पर आप बढ़िया जियो पॉलिटिकल टर्मोइल एक्सप्लेन कर सकते थे। मैप के ऊपर करोगे तो मैं बोलूंगी आपको ज्यादा मार्क्स फेच होंगे। क्यों? क्योंकि बाकियों ने अगर लिखा है, आपने अगर मैप ड्रॉ कर दिया है, तो आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी उस केस में, वो सब कुछ सामने दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अरेबियन सी लिखना था, यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला पार्ट, यहाँ पर आ गया ईरान वाला पार्ट, फिर मैंने यहाँ पर क्या करना था अपने पास, दैट इज पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला पार्ट दिखाना था। गल्फ ऑफ एडन आ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हाईलाइट करके पर्शियन गल्फ, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, अरब पेनिनसुला लिख देना था। नीचे मैंने बाबल मंदेब लिखनी थी और यहाँ रेड सी आ गया, इस तरफ गल्फ ऑफ एडन, यहाँ ओमान था, ओमान मैंने एडन लिख दिया, सॉरी। और यहाँ पे थोड़ा सा अफ्रीकन यूनियन को दिखा के आगे बढ़ना था। बस यहाँ से दिखाने थे कि यहाँ से भी अटैक्स हो रहे हैं, मेंशन कर दो फटाफट से, क्या मेंशन कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, बट देखो चाबहार पोर्ट जो है वो सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी शो कर रहा है, तो अभी के लिए उसको इग्नोर कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट वो फैक्टर नहीं यहाँ पर काउंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आने थे अटैक्स, बता दिए सोमालियन पायरेट्स आगे, ऊपर बता दिया कि यहाँ पे चला हुआ है पूरा जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एरोस के थ्रू ही एक्सप्लेन हो जाना था जो जियोपॉलिटिकल वाला पॉइंट था, क्योंकि इसमें मल्टीपल एरिया थे। अब इन्हीं पॉइंट्स को लिखोगे ना अगर, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ते चलेंगे, पर अगर मैप पे एक्सप्लेन कर दिया वो वर्ड्स भी काउंट होंगे, एंड प्लस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे आपको स्टार मार्क दिए होते हैं, कई बार पॉइंट नहीं एक्स्ट्रा लिखा होता, नहीं तो तुम उसको भी काउंट कर लोगे अलग से कि पता नहीं अलग से था ये, तो तुम्हें इसी वजह से नहीं दिए होते, तो इसके लिए पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं मैप अगर ड्रॉ करोगे। बस इतना सा ड्रॉ करना है कि विजुअली रिप्रेजेंट हो जाए कि किस एरिया की बात करी गई है। आफ्टर दैट रैपिडली राइजिंग एनर्जी डिमांड, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और हमारा शिफ्ट टुवर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उसके अलावा एयर कंडीशनर्स का कितना ज्यादा यूज है तो डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इन सारी चीजों को हमें अचीव करना है तो उसके लिए एनर्जी की सप्लाई तो हमें सिक्योर करनी ही पड़ेगी। कौन से वाला? बिल्कुल कर सकते हो, वो मेजर में आएगा पर चैलेंज में नहीं आएगा। पहले चैलेंज सोचो, प्रॉब्लम सोचो, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, फिर मेजर उसी के बेसिस पे आएंगे, फिर आप उसको वैल्यू एडिशन में लिखोगे। सेकंड आ गया फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी। अभी भी इंडिया देखोगे आप नंबर 1 पे है, जो कोल को सबसे ज्यादा यूज कर रहा है फॉर कंप्लीटिंग द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो हम नंबर 1 के ऊपर अगर आ रहे हैं तो, और नंबर 1 पे लिखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी लिख देना ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें ये फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना पड़ेगा, अभी भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब मैंने डेटा बोल दिया, ये जो डेटा आया था ये मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर के आसपास आया था, तो जिसको स्ट्राइक कर गया उस टाइम पर वो तभी स्ट्राइक करेगा अगर आपने उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। तो थर्सडे एंड वेडनेसडे वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, जितना उसका एडवांटेज ले सकते हो लेने की ट्राई करो। ठीक है, बाकी तुम्हारी एडवांटेज तो हर कोई लेने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, किस सेंस में? पहले तुमने बताया होगा पेपर तैयारी कर रहे हैं और ऊपर से तैयारी करते करते बाद में हुआ नहीं। मेरा तो अब जाके पता लगा था कि ये तैयारी कर रही थी जब वो वीडियोस डालनी शुरू करी। अदरवाइज या तो बताओ मत, अगर बता दिए तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं बची,
अब तो करना ही पड़ेगा, मतलब है ना, नहीं तो मजे लेने के लिए नहीं। वहाँ आजकल बड़ा टफ आता है, इंटेलिजेंट लोग ही जाते हैं वहां पर, ये सुनने को पक्का मिलेगा। तो इट्स बेटर कि टाइम से प्रिपरेशन करो। थर्सडे का टेस्ट तो लगा ही लो, मैं इतना बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही आगे जैसे आपने करे हुए थे सॉल्व, तो थोड़ा एडवांटेज लेना सीखो। अगला आता है दैट इज इंटरमिटेंसी ऑफ रिन्यूएबल्स, सोलर एंड विंड। इसके ऊपर हमने काफी ज्यादा अचीवमेंट करी है। इंडिया ने सोलर विंड एनर्जी की कैपेबिलिटी को 2 गीगावाट से कहा 25 गीगावाट पे, सॉरी 250 गीगावाट्स पे ले आया हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एनर्जी शिफ्ट को। पर 24/7 नहीं आती, तो न्यूक्लियर एनर्जी वाला पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक क्वेश्चन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर आ गया तो यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी क्या पूछा हुआ है आपसे, कैसे एनर्जी को सिक्योर करना है, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। देन ग्रिड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट, यहाँ पर आप कहाँ की केस स्टडी लिखोगे? ग्रिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ग्रिड वही कि डिस्कॉम कंपनीज होती है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। ग्रिड क्या आ गया? जहां पे आप सारा वो स्टोरेज वगैरह कर रहे हो, तो आउटडेटेड हो चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आउटडेटेड हो चुके हैं, एंड जो उससे वेस्ट जनरेट हो रहा है हम लैंडफिल में जाके फेंक रहे हैं। तो ये चैलेंज था भी, चैलेंज बोला ना तो प्रॉब्लम ही लिखेंगे। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, पर यहाँ पे भी डेटा सेंटर मत लिखना, नहीं तो वो डेटा सेंटर पे आ जाएगा क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि पुराने हो चुके हैं, यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रही है आज के टाइम के हिसाब से। पहले सिर्फ चैलेंज लिखना था। अब आएंगे आपके दैट इज, ये जियोपॉलिटिकली मैंने एक में ही बता दिया आपको, मैप के ऊपर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल रिस्क, ये तो हर जगह पे बना हुआ है, कहीं पे भी आप इसको ऐड कर सकते हो जहां पर फिट बैठे। एंड उसके बाद आते हैं अब मेजर्स। मेजर्स में पहला पॉइंट ही हमने देखा कि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, काबिल वाला केस स्टडी आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो वो वाला पॉइंट भी, जिसमें आपने देखा था कि क्रिटिकल मिनरल एसेट को हम एक्वायर नहीं कर पा रहे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ जोड़ के लिख देना उसको कि हमें आज के टाइम पे ये ब्लॉक्स चाहिए भी, बट डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पा रही। फिर बस एक चीज याद रखना, ये वाले कॉमर्स लगा के 2-3 रीजन लिख देना क्यों नहीं कर पा रहे, ड्यू डिलीजेंस और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ये 2 पॉइंट्स लिख देना कि क्या रीजन रहे। 2 लाइंस में खत्म करना है वो, 2 लाइंस में अगर मुझे खत्म करना है, मैं ब्लॉक्स के ऊपर फोकस करूंगी। काबिल एक्सप्लोर कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, बट एसेट को एक्वायर करते टाइम प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है। तो सीधा मैंने ये 2 रीजन लिखने और आगे बढ़ जाना है, नहीं तो वो फिर उसी के ऊपर आंसर बनना शुरू हो जाएगा कि आप सिर्फ मिनरल्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हो यहाँ पर। तो डाइवर्सिफिकेशन वो याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अब मेजर्स के ऊपर। तो मेजर्स आप पहले ही बोल चुके हो। नंबर 1 तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने एनर्जी मिक्स को, वो जो डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड चीजों के ऊपर उसे रिड्यूस करना है। 2-3 एग्जांपल दे दिए, बायोफ्यूल आपने खुद बोला, किसी ने बायोगैस भी बोला था, बायोचार आपने बोला, उनको ऐड करो यहाँ पर। देन स्ट्रेंथन एनर्जी स्टोरेज, आपने ये शुरू में बोला, तो एनर्जी स्टोरेज का बस 1-2 एग्जांपल ऐड करो एंड आगे बढ़ो। उसके बाद रेजिलियंट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एमिशन यहाँ पर भी होते हैं, रिप्लेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इसके लिए चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मिनरल के साथ दोबारा से जोड़ दिया आपने। इंपोर्ट वल्नरेबिलिटी, अब देखो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, याद है ये वाला टॉपिक? इमरजेंसी पर्पस के लिए हमारे पास सिर्फ 9 दिन का है, बाकी डेली यूटिलिटी में तो चल ही रहा है। जो कमर्शियल वाला है, तो कमर्शियल को तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी आपसे प्रॉब्लम्स पूछी हुई थी पीछे। तो इस पे लिखो ना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में कि हमें उसकी भी जो एक्सटेंशन है वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास और रिलायबल सोर्सेस नहीं है अवेलेबल। तो ये पेट्रोलियम के कॉन्टेक्स्ट में आ गया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल थोड़े थोड़े ऐड करने शुरू करे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज ऐड कर रहा है। मेजर, अब प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करना, अब आपको थोड़ा मेजर ओरिएंटेड हो जाना है, सजेशन देने हैं कि जो पीछे प्रॉब्लम थी उनको कैसे रिड्रेस करा जा सकता है। देन इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, चीपेस्ट फॉर्म, एडिशनल एनर्जी फॉर्म्स, उनके ऊपर आ जाइए। जैसे बायोचार की आप केस स्टडी यहाँ पर ऐड कर सकते थे कि जिनके पास ज्यादा लैंड होल्डिंग होगी एटलीस्ट वो तो डेवलप कर ही सकते हैं। स्मॉल होल्डिंग वाले क्या करेंगे, वो उनके पास अपने जो भी वेस्ट मटेरियल बचा होगा खेतों से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं उनके पास। तो यहाँ पे आपने क्या दिखा, डिसेंट्रलाइजेशन, की जो लोकल कम्युनिटी थी जिनके पास छोटे छोटे लैंड होल्ड्स थे, उन्होंने क्या किया, एक बड़े लैंड होल्डर, जैसे बहुत ज्यादा एरिया रिक्वायर्ड होता है जब आप बायोचार को भी मैन्युफैक्चर करते हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे दे दिए उनको। तो इससे क्या हुआ, सर्कुलर इकोनॉमी भी सपोर्ट हुई। तो ये जोड़ जोड़ के आना था। यहाँ पे एक आर्टिकल कभी नहीं मिलेगा आपको कि जिसके अंदर ये सारा एक्सप्लेन्ड हो। इवन हीलियम की केस स्टडी आप ऐड कर सकते थे। हीलियम से कितना ज्यादा सफर हम कर चुके हैं। इंडिया, वही बात आ गई कि सप्लाई वहां से कंट्रोल हो रही थी और इम्पैक्ट इंडिया करे जा रहा था। तो इंडिया में तो हर सेक्टर, अब जब हीलियम वाला एक्सप्लेन करना था, सेमीकंडक्टर के ऊपर, वो भी तो एनर्जी का ही एक पार्ट है, एनर्जी के अंडर उसको कंसीडर करेंगे, तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ पर आ सकता था। तो मतलब जितने मैक्सिमम पॉइंट्स याद आ सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर उतने लिखने पड़ने थे, एक के ऊपर नहीं फोकस कर सकते थे। आपकी मिनरल पकड़ लिया, मिनरल ही रगड़ दिया पूरे क्वेश्चन के अंदर, फिर वो मिनरल के ऊपर चला गया। यहाँ भी एनर्जी सिक्योरिटी पूछी हुई थी, तो इस तरह से ये चलना था। न्यूक्लियर पावर का
देख लिया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को केस स्टडी बना दो यहाँ पर कि अब क्रिटिकलिटी अटेन कर ली है, तो यूरेनियम का पहले खरीदना पड़ रहा था फ्यूल, पर अब क्या करेंगे, वही वाला जो स्पेंट फ्यूल था उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मेजर पे फोकस करा। प्रॉब्लम ये थी कि यूरेनियम से वेस्ट मटेरियल निकल रहा था। अब आपने क्या बोला कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हमने क्रिटिकलिटी को अटेन करा, नाउ वी कैन यूज अ स्पेंट फ्यूल, उसके भी हम क्या बना सकते हैं, फिसाइल मटीरियल। थोड़ा सा ब्रैकेट में प्लूटोनियम 239 लिखोगे तो तुम्हें मान लेंगे साइंटिस्ट, नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। तो वो रिएक्शन इसी वजह से बोला था कि रट लो इसको, फ्यूल आउटकम फ्यूल आउटकम फ्यूल आउटकम, वो इसी वजह से इंपॉर्टेंट थी। ओके, बाकी यहाँ पे भी आ गया, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। एंड पावर सेक्टर को रिफॉर्म करना। डिस्कॉम कंपनीज वही हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वही कंपनी डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। चलो, जितने पॉइंट्स याद आ सकते थे मतलब उतने, पर इसमें मैक्सिमम आ सकते थे आपको याद। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये दोबारा से आपके टेस्ट में कहीं ना कहीं रिपीट होंगे, तो इनको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। और बाकी वे फॉरवर्ड एंड इन्हीं चीजों के ऊपर आपने वे फॉरवर्ड में फोकस करना था कि डाइवर्सिफिकेशन के साथ अपनी, अब आएगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन सप्तधारा, आप उसको भी बोल सकते थे कि एज मेंशन्ड इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच कि सप्तधारा के ऊपर हम फोकस करेंगे। मल्टी सेक्टोरल इंडिकेट कर रहा है, प्रोसेसिंग भी करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, टर्शरी सेक्टर में सर्विस ओरिएंटेड जो प्रोसेसेस है उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। वो सारे आने थे इसमें, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये थोड़ा इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, पर आप पढ़ चुके हैं उसको, बहुत बार पढ़ा हुआ है। स्टार्टअप के ऊपर पूछा हुआ था। नाउ स्टार्टअप के ऊपर ये था कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा था बट आपको पता है कि स्टार्टअप क्या चीज है, इनोवेशन, आपके दिमाग में आइडिया आया, आपने जस्ट उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो इनोवेशन ओरिएंटेड ये क्वेश्चन था। पहले इस क्वेश्चन को देखना, मतलब ये वो वाली कैटेगरी आ गई, अगर आपने स्टैटिक के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर ठीक से भी पढ़ा है, वहां पर आपको कुछ स्कीम भी बताई जाती है कि स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट डाले। ऑल्दो वेडनेसडे वाली क्लास में कुछ कुछ हम करते भी हैं बीच बीच में कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो चीजें यहाँ पर एज अ वैल्यू एडिशन यूज होनी थी। सबसे पहले तो एक मिनट, चाइना कंपनी इन्वेस्टमेंट इन ग्रिड, हाँ बिल्कुल स्वाति, वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे आपको याद होगा ग्रिड वाला पॉइंट आया पीछे, अब ये स्वाति ने स्ट्राइक कर लिया, इसके लिए ये वैल्यू एडिशन हुआ। पावर सेक्टर के अंदर 4 चाइनीज कंपनीज, उनको अलाउ करा गया था ना कि आप बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, चैलेंज में आना था वो पॉइंट, उसको ऐड कर सकते हो आप, नेगेटिव केस स्टडी पे ही उसको ले लेंगे आप। रीजन गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि हमारे पास एडवांस्ड इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ये क्या शो कर रहा है कि वो जो सप्तधारा है वो तो हमने बोला मेजर्स के अंदर, पर हम उसके अंदर लैक कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी गुड वैल्यू एडिशन का पॉइंट। तो मतलब मेंस इज ऑल अबाउट आप कितना बेटर कनेक्ट कर पाए अपने आंसर को, जो आपने थ्रू आउट ईयर पढ़ा वो क्या पॉइंट्स आपको वहां पर याद आ पा रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा आ जाता है, तो आधी चीजें तो तभी भूल जाती हैं कि यार ये तो आता ही नहीं, बाकी चाहे से इजी पूछे हुए थे। तो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्सडे का टेस्ट इसी वजह से मैंडेटरी है, तभी वो बार बार बोला जाता है कि उसको अटेम्प्ट करो जितना हो सके, वो आपको ही बेनिफिट देगा एट द एंड। आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर अब, हाउ आर स्टार्टअप्स इन इंडिया प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो कैसे पूछ लिया आपसे ना, कैसे अगर पूछ लिया हुआ है तो मतलब ये एक हेडर बनने वाला है आपका। किन किन के ऊपर पूछा है, एक तो कीवर्ड इज स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप, इकोनॉमी मैंने अगर बोल दिया सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इकोनॉमी ही बोलूंगी, पर यहाँ पर हर टाइप का स्टार्टअप आने वाला है। आगे बोला एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, तभी प्रॉफिट किसको जाता है, एंटरप्रेन्योर को जाता है, बाकियों को सैलरी आती है। सेकंड इज इनोवेशन, आपके पास कोई आइडिया था आपने उसको इंप्लीमेंट करा। अब फाइनेंस के ऊपर मत रह जाना कि स्टार्टअप अगर बोला वेरी गुड, ऑरेंज इकोनॉमी वेरी गुड, ठीक है। और लास्ट क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट। जब आप अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करोगे, पहले छोटे स्केल पे इंप्लीमेंट करोगे, बाद में आप देखोगे आइडिया काम कर गया तो आपको और लोग चाहिए होंगे जहां पर वो काम कर सके आपके साथ। उसके बाद आप क्या करोगे, हायरिंग करना शुरू करोगे। तीनों पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस आपसे इंटरनेशनल लेवल के भी पूछे गए। जब इंटरनेशनल पूछे, इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा फोकस आपको करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, एफपीआई आ गया, एफडीआई आ गया। और इवन आपको याद हो एफपीआई का जो इस बार लॉस हुआ है या गई है यहाँ से या आई है, इस बार गई है जनवरी में, बिल्कुल स्टार्टिंग हमने उसी के साथ करी थी। तो वहां पर वो जो एफपीआई का डेटा आया था कि इस बार क्या हुआ है, सभी ने अपना पैसा निकाल लिया फ्रॉम इंडिया, तो वो तो हमारे लिए लॉस है। और इसको कहाँ पे लिख सकते थे, चैलेंज के अंदर। और उसी आर्टिकल की वजह से यहाँ पे जान के लिखा हुआ है ग्लोबल, क्योंकि वो आर्टिकल जब आया तो देखा आपने इकोनॉमी के रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत आए थे जनवरी मंथ के अंदर। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं टेंशन मत लेना, इतना थोड़ा कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पास्ट की बात है। इन दियर वर्किंग को लेके पूछे कि डोमेस्टिक चैलेंजेस और ग्लोबल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, काम को लेके कि स्टार्टअप तो चला दिया पर वो काम कैसे कर रहा है, इंटरनेशनल हिंड्रेंस क्या आ रही है, और कंट्री लेवल पे
वेरी गुड, वो उन्होंने पूरी एक्विजिशन ही कर ली, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब जब ग्लोबल पूछा हुआ है ना, थोड़ा पैसे वाला सेंटर बना के चलना, क्योंकि इसमें वो वाले स्टार्टअप आएंगे जो ये नहीं बोल सकते हम कोलेटरल फ्री होंगे। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्टअप्स की बात करी जाएगी जब ग्लोबली आप प्रॉब्लम को देखोगे। एंड जब डोमेस्टिक चैलेंज आएंगे, यहाँ पे 10,000 वाला भी आ जाएगा। किसी ने 10,000 रुपए का लोन उठाया था सरकार के साथ जोड़ के, वेरी गुड, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे छोटे लेवल पे भी आएगा, पर एक्सप्लेन मत करना उनको। हाँ, सेकेंड इसमें बोला एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। अब सजेस्ट आपसे पूछा हुआ है। अब देखो सजेशन जो आएंगे ना, मेजॉरिटी कॉमन लिखेगी। वैल्यू एडिशन कहां से होगी कि गवर्नमेंट ने कैसे इन चीजों को सपोर्ट करा। तो मतलब वेरी गुड, मुद्रा स्कीम आपने देखा, माइक्रो फाइनेंस का आपने जो प्रपोजल था उसे देखा, कितना ज्यादा इंप्लीमेंट करा, वुमेन सेंट्रिक बहुत सारे लोन्स लाए गए। पर सबसे पहले जो हर्डल है यहाँ पे बना हुआ, दैट इज स्टार्टअप। कि ये जो स्टार्टअप है इन इंडिया, ये एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट, इनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताओ स्टार्टअप मतलब क्या स्टार्टअप, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं लिखा कि इस फील्ड का स्टार्टअप, यहां लिख के छोड़ दिया स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओवरऑल आएगा ये जो आपके सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट है ना, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर दो। ज्यादा आपको टेक में दिखेंगे, देन आपको इकोनॉमी के अंदर स्टार्टअप दिखने शुरू होंगे। अब एक एक कीवर्ड दिमाग में सोचो एंड उन्हीं के ऊपर आंसर बना देंगे इसका। हाँ जी, हैंड रेस, पहले सोच लो दिमाग में कि स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप, हाँ जी बोलो। नहीं, इंट्रो छोड़ो, स्टार्टअप का एग्जाम्पल दो। वेरी गुड, गिग इकोनॉमी ओरिएंटेड आ गया। नंबर 2, ये स्पेस टेक में आ जाएगा। अब देखो जब स्काई रूट का इन्होंने मेंशन करा, हर्डल कौन सा देखना है आपको ग्लोबल लेवल पे। अब बड़ी आ गई ना कंपनी, स्काई रूट तो अब बन चुकी है यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न डेजिग्नेशन मिल चुका है। तो जब ग्लोबल बोला ना, आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक होना है। जब डोमेस्टिक बोला ना, तो बिल्कुल पैन इंडिया लेवल, वल्नरेबल एरिया से शुरू करो, फिर ऊपर की तरफ आना शुरू करो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी वो तो फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। वेरी गुड, एग्री लिंक्ड स्टार्टअप जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने शुरू कर रखे हैं। एक और बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ उसका। एआई स्टार्टअप्स आगे, उसके लिए मिशन ऐड कर दो, नेशनल एआई मिशन। और हाँ, विमेन सेंट्रिक में बोलो एक, हाँ ये वाला सुनना था मुझे, वो भी स्टार्टअप है। जब ड्रोन दीदी बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी उसमें आ गई एंड सरकार ने वो स्टार्टअप चलाया था यहाँ पर। अब थोड़े से जैसे इन्होंने जेप्टो वगैरह बोले, वो आगे सेल्फ लिंक, मतलब किसी ने जो शुरू करे वो। गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बाद में आना शुरू हुआ कि इनके लिए भी कोड्स बनाओ, इंडस्ट्रियल कोड्स बनाओ, बड़ी एक्सप्लॉइटेशन होती है, वो बात की बात है। पर जब स्टार्टअप बनाया, किसी का तो आइडिया था, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी यहाँ पर आते चलेंगे। इसके अलावा मल्टीपल डिफेंस टेक के अंदर जो स्टार्टअप्स है, ठीक है ठीक है, सारे ऐड कर सकते हो आप। ये जो क्वेश्चन था दोबारा से स्टार्टअप लिख के छोड़ दिया गया आपको कि कैसे रिस्क, कैसे इनोवेशन, कैसे एम्प्लॉयमेंट इसके साथ जुड़ी हुई है। आगे भी ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंज। डोमेस्टिक चैलेंज नंबर 1, एक तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहता है, स्कीम आप चला देते हो बट फंड्स एलोकेट बहुत लेट होते हैं। तो उसके लिए मेजर क्या आना था आगे जाके कि आज के टाइम पे पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं। पोर्टल का अगर कोई एक आध एग्जाम्पल याद आ रहा है मेंशन कर दो, नहीं आ रहा है एटलीस्ट पोर्टल लिख दिया हुआ है। आप इतना कनेक्टिविटी बना चुके हो कि सरकार ट्राई कर रही है लोगों के साथ कनेक्ट रहने की। कंप्लायंस इशू बहुत सारे हैं, कई बार 1 महीने के अंदर, 2 महीने, कई बार 5-5 महीने लग जाते हैं परमिशन लेते लेते। और इसकी वजह से होता क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम, जो इन्वेस्टमेंट आई होती है वो वापस विथड्रॉ हो जाती है। वेरी गुड, नीति आयोग ने बोला कि स्किल स्किल तो हम बोले जा रहे हैं, पर क्या स्किल हम सिखा पा रहे हैं बच्चों को, वो क्या इंटीग्रेट हो पाई, तो एक प्रॉब्लम है। अटल टिंकरिंग लैब्स का कॉन्सेप्ट आया था, बच्चों को रिसर्च की फील्ड में लेके जाना है, पर क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन उस लेवल पे हो पाई कि हम ग्लोबली कंपीट कर सके। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क इसके अंदर आने थे। दोनों ही आनी थी इसमें, बिल्कुल आ जाएगी। सेमीकंडक्टर की बार बार बोल रहे हैं कि हमें इसमें आएगा वो, देखो सेमीकंडक्टर एक बार तो हीलियम के साथ आपने जोड़ा एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पे इंडिया सेमीकंडक्टर 1.0 एंड 2.0, 2.0 के अंदर आपने बोल तो दिया कि 0 से शुरू करेंगे, मतलब हर चीज इंडिया के अंदर बनेगी। पर क्या आपके पास उतने इंजीनियर्स रेडी हैं इस टाइम पर कि उस पैमाने के ऊपर आप लेके जाओगे। ये सारे हिंड्रेंस में शो करने थे आपको यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन था दोबारा से आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपने क्या देने हैं, सजेशन देने हैं कि क्या मेजर लेने पड़ेंगे इसको बूस्ट करने के लिए। देखो टैरिफ तो हमारे ऊपर लगे हुए हैं, तो अभी तो हमें तो दे ही देंगे ये इन्वेस्टमेंट, हमने थोड़ी लगा रखे हैं इनके ऊपर उतने। पर जब हमें बाहर जाना है तो ये तो बाहर की बात कर ही नहीं रहा, ये तो अंदर को आने को बोल रहा था। इन्वेस्टमेंट आएंगी इंडिया के अंदर, चल जाएगा ये भी। सबसे इंपॉर्टेंट जब स्टार्टअप की बात हो रही है, आइडिया की बात हो रही है, ब्रेन ड्रेन, किसी ने यहां से बोला ब्रेन ड्रेन को जरूर हाईलाइट कर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस टाइम पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखेगी, ब्रेन ड्रेन वाली है। कई बार बोल तो दिया जाता है कि साइंटिस्ट को दोबारा से इंडिया बुलाओ, पर अगर तुम उसी बेसिक पे के ऊपर बुला रहे हो जो तुम देते आ रहे हो यहाँ पर, क्यों आएगा कोई।
जब आपको नहीं किसी की पड़ी है, सामने वाले को क्यों पड़ी होगी आपकी, तो वो बाहर निकल जाते हैं. लाइफस्टाइल इज मच बेटर इफ कंपेयर टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट. अब आप इसको रीड कर लेना, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस से कर लेते हैं. अगेन ये मल्टी डायमेंशनल था. स्टार्टअप आप जहां तक सोच पा रहे हो वो सारे आने थे इसमें, बस उसके कॉन्टेक्स्ट में चैलेंजेस आने थे और मेजर्स आपने सजेस्ट करने थे. अब मैं सिर्फ ये स्कीम्स के एग्जाम्पल हैं, ये वैल्यू एडिशन कर लेना, ये मल्टीपल स्कीम्स जो चला रखी हैं सरकारों ने. एक ये क्वेश्चन आ गया, अगेन जीएस पेपर 3 का ही है. एजेंटिक एआई, व्हाट इज एजेंटिक एआई? मतलब वो जो एआई एजेंट्स के बारे में आप सुनते हो. मॉल्ट बुक याद आया किसी को? चलो ठीक है. अब सुनो, अगर किसी को ना ये मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म भी इस पेपर में स्ट्राइक किया होगा, उसने एजेंटिक एआई नहीं भी पढ़ा था एज अ सेपरेट टॉपिक, तब भी वो कर सकता था, क्योंकि उसमें पूरा बताया हुआ था. मॉल्ट बुक जो एआई प्लेटफॉर्म था, इसमें देखना था कि ये जो एआई एजेंट आज के टाइम पे हम बना रहे हैं, जैसे आपने किसी को कॉल करी, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, वहां पर आजकल एआई बात करती है ना आपसे, दैट इज एआई एजेंट. अब आपको क्या दिख रहा है? कुछ तो एल्गोरिदम पीछे सेट हुई. अब वो जो एल्गोरिदम है उसी को वो प्रोसेस करती है कि सामने वाले ने एक दबाया तो मुझे क्या बोलना है, तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहां पर सेट है. अब देखो, कई बार हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा होता उस टेक्निकलिटी में, पर मॉड बुक के केस में पढ़ लिया था. एनीवेज, ये पढ़ा हुआ था हमने, बट स्टिल उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप कैसे इसको सोच सकते थे. सबसे पहले तो एआई एजेंट का पता होना चाहिए था क्या था. मैंने सोच ली, मैंने कॉल करी, सामने से किसी एआई ने रिस्पॉन्स करा, एआई एजेंट उसको बोलेंगे. अब वो बना कैसे होगा? अब यहाँ पे क्योंकि अगला सवाल क्या आता है, एक तो बोला व्हाट इज एजेंटिक एआई, अगला बोल रहा है एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, पूरा टेक्निकल फीचर पूछे हुए हैं. अगला बोल रहा है डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन विद सुटेबल एग्जांपल. मल्टीपल फील्ड्स में आ जाएगा, आजकल एआई एजेंट्स बहुत सारे बन रहे हैं, पोर्टल्स में भी तो एआई एजेंट ही एडेड है. आप कहीं पे क्वेरी ड्रॉप करते हो, साइड में वो ब्लॉक खुल जाता है. पहले चैट बॉट्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा था, आज के टाइम पे इवोल्यूशन हुआ टेक के अंदर, आजकल आपको एजेंट एआई का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा. डिस्कस द एडवांटेजेस, रिस्क भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे एसोसिएटेड विद एजेंटिक एआई सिस्टम. तो पहले जब बोला ना इसने व्हाट इज एजेंटिक एआई और आपसे 250 वर्ड्स में पूछा, पहले आप डिफाइन करके भी आगे बढ़ सकते थे. डिफाइन कैसे करना था कि मुझे तो डेफिनेशन याद ही नहीं है, अब डेफिनेशन बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, और ये वही है जो आप सोच पा रहे हो कि एल्गोरिदम इज द कीवर्ड. कोई डेटा उसके अंदर प्रोसेस हुआ है, उसी को वो न्यूरल लिंकेजेस के थ्रू कनेक्ट करेगा और आउटपुट देगा कि कौन से नंबर के ऊपर मुझे कौन सी चीज बोलनी थी. तो जो डेफिनेशन आनी थी वो इसी के इर्द गिर्द घूमनी थी. नंबर 1, ये एनवायरमेंट परसीव करेगा, मतलब वहां से कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा. नंबर 2, गोल के ऊपर फोकस करेगा कि एक्चुअल में पूछा क्या है, जैसे आपने नंबर दबाया. एंड नंबर 3 इज डिसीजन बनाएगा और उसको बाद में एग्जीक्यूट कर देगा. आपने एक दबा दिया, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो आपको आंसर में रिवोट कर देगा. ये तो वो तरीका आ गया कि आपको पता है कि एआई एजेंट्स बार बार बोले जाते हैं, कईयों ने बनाया भी होगा, आजकल चैट जीपीटी एंड ऑल इनका यूज करके बड़े सारे बना रहे हैं एआई एजेंट्स को. तो हमें दिखा कि डेफिनेशन नहीं थी प्रिपेयर्ड, पर इतना सा आइडिया था कि एआई कैसे वर्क कर रही है, तो उसके बेसिस पे भी आप डेफिनेशन को इंक्लूड कर सकते थे. सेकंड आ गया इसका वर्किंग. वर्किंग मतलब वो जो डेफिनेशन आपने बोली उसी को थोड़ा सा और फोकस करना था. न्यूरल लिंकेजेस सारे कनेक्ट कर पा रहे थे, न्यूरल लिंक्स ही तो बने होते हैं जो बार बार आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं. आगे जाके ना रिस्क भी पूछा है, चैलेंज भी पूछे हुए हैं आपसे. तो जब मैंने बोला न्यूरल लिंकेजेस आपस में कनेक्शन बनाएंगे, कई बार वो आपको गलत भी तो दे देते हैं डेटा, तो वो उसके एरर वाले रिस्क वाले पार्ट के अंदर आ जाना था. नाउ सबसे पहले गोल होता है, ये परसीव करेगा कोई इन्फॉर्मेशन, प्लान बनाएगा, फटाफट से लिंकेजेस करेगा, उसके ऊपर एक्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा और फिर लर्न और अडेप्ट भी करेगा. लर्न और अडेप्ट का मतलब होता है पिछली बार मैंने इन्फॉर्मेशन गलत दे दी थी, अब मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा. तो वो लिंकेजेस भी यहाँ पर एआई एजेंट्स कनेक्ट करते हैं. तो गोल, परसेप्शन, रीजनिंग और टूल यूज और फाइनली एक्शन उसके ऊपर लेगा. फीडबैक एंड अडेप्टेशन, वो लास्ट में पूछता है ना कि फीडबैक के लिए हम आपको, पहले इंसान पूछता था, अब एआई एजेंट्स पूछते हैं, तो डिफरेंस आ चुका है. अगला आपसे एप्लीकेशन पूछा था, तो एआई एजेंट तो लगभग हर जगह पे, जहां पर भी काउंसलर डेस्क आता है ना, उन सारी फील्ड में एआई एजेंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आज के टाइम पर. बात पहले इंसान कर रहा था कॉल पे, वो चाहे से आपके हेल्थ केयर सेक्टर की हो, वो आपकी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी थी, एजुकेशन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी थी, कोचिंग सेंटर आप गए, वहां पर पहले इंसान ने आपसे बात करी. आने वाले टाइम में ये सारी चीजें रिप्लेस होने वाली हैं अलॉन्ग विद द एआई एजेंट्स इसमें रहेंगे. इंडस्ट्री आ गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तो गैप है, डिजिटल गैप आपको दिखेगा, तो अभी तो इंसान की वहां पर जरूरत है कि इन मशीन्स को भी कोई ऑपरेट करे, तो यहाँ पर भी एक टाइम पर आपको एआई एजेंट दिख सकते हैं. मतलब जब एप्लीकेशन पूछा ना, जहां पे भी आप फोन पे बात करते हो, आप आइडिया लगा सकते हो कहां पर. इसके बियॉन्ड थोड़ा सा जाना है, टेक ड्रिवन, तो आईटी सेक्टर पे आ जाओ, वहां पर आजकल कोड्स के लिए भी किसको बनाया जा रहा है, एआई एजेंट्स को, वो बना के दे देगा आपको. ठीक है, तो न्यूरल लिंकेजेस से वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि एरर कहां पर आया हुआ था. मतलब हर सेक्टर के अंदर आप क्या देख पा रहे हो, एआई एजेंट. इवन अब अगर आपको याद हो, गवर्नेंस आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी में लिख दो इसको. इवन आपको एक एआई मॉडल याद होगा जिसमें वर्मी कंपोस्ट,
सॉलिड फॉर्म, वेरी गुड, उसको ऐड कर सकते हो। उसमें भी तो उन्होंने एआई एजेंट का फीचर ऐड करा था, वो आपकी एक वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब एआई एजेंट एग्रीकल्चर से लेके आप टर्शरी, क्वाटनरी या क्वीनरी, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, सब जगह पे आप एआई एजेंट्स का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऐसे ही सोचना था, ये तो पड़ी नहीं थी, यहाँ पे एआई को ही सेंटर बनाना था। उसके बाद एजेंट, मतलब कोई आएगा जो बीच में इंटरमीडिएटर की तरह रहेगा, उसको सेंटर में रख के मुझे आगे चीजें बोलनी थी। तो एआई एजेंट, तो डरना नहीं था इस क्वेश्चन को देख के, हो जाता है ऐसे एजेंटिक एआई एकदम से आ गया, पर इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं तो आप कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, ऑटोमेशन की तरफ आप जा रहे हो, एक तरह से अच्छा ही है, पर इसी का रिस्क क्या आ जाएगा कि वो जो लेबरर्स थे जिनको जॉब्स मिल रखी थी वो यहां से निकलती जाएंगी। पर पहले इसकी एडवांटेज ही बोलनी है आपने, ऑटोमेशन। जब ऑटोमेशन आएगा तो कॉम्प्लेक्स जो टास्क होंगे वो भी जल्दी जल्दी रिजॉल्व होंगे। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी। इंसान एक टाइम पर थकेगा, पर एआई एजेंट्स को आप कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते रहोगे, ये 24/7 भी काम कर जाएगा। देन थोड़ा सा इसको इकोनॉमिक पर्पज से अगर देखें, जो हमारे इंप्लॉइज होंगे वो पैसे भी मांगेंगे इस काम को करने के लिए, इसके ऊपर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, ये लाइफ टाइम आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता चलेगा। पर्सनलाइजेशन, इंडिविजुअल नीड्स को भी आज के टाइम पे अडॉप्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला, आईटी सेक्टर के अंदर एआई एजेंट्स बना रहे हैं और सारे इंडिविजुअली बना रहे हैं और उसी के स्टार्टअप चला दिए हुए हैं। तभी तो आज के टाइम पे शेयर मार्केट, इवन शेयर मार्केट को आप ऐड कर सकते हो। आजकल बॉट्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग एआई एजेंट्स, वो आपको बता देंगे आज लॉस जनरेट, प्रॉफिट कितना रहा, वो पूरा मैप बना के दे देगा आपको। तो मतलब इंसान को गाइड भी कर रहा है, ये तो गाइडेंस की तरह भी चल रहा है। पर्सनलाइज टूल्स भी बनाए जा रहे हैं। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने बोला शेयर मार्केट का एग्जांपल, रियल टाइम में बताएगा प्रॉफिट लॉस, बुक करना है नहीं करना है, ये आपको आइडिया दे देगा। आपको तो सोचना ही नहीं पड़ा, बुक करना था नहीं करना था, बेचना था नहीं बेचना था, कल को इसकी कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आपको तो सोचना ही नहीं पड़ा, वो काम तो किसने कर दिया, ये एजेंट ने कर दिया। आफ्टर दैट स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब मल्टीपल लेवल पे आप कैसे इसको ऑपरेट करने जा रहे हो, स्केलेबल बनाना है। मल्टीपल टास्क एक साथ ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते ना, या तो आप सुन पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लिख पाओगे, शायद ग्रास्प उतना अच्छे से नहीं कर पाए, पर एआई एजेंट सारे न्यूरल लिंकेजेस को एक ही टाइम पे कनेक्ट कर पाता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं इंसान ज्यादा इंटेलेक्चुअल है फिर मशीन के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने न्यूरल लिंकेजेस ही इतनी ऐड कर दी हैं कि हमें आगे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़ रहा है और खुद आगे निकले जा रहा है। हाँ बिल्कुल, रियल टाइम चेंज बोला ना यहाँ पर, जहां से आपको लगता है कि स्पेंट फ्यूल की वजह से रेडिएशन ज्यादा एमिट होती है, डिसीजन ही लेना था वहां पर आपको कि कितनी ज्यादा रेडिएशन एमिट हुई, आपको देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप एआई एजेंट्स को डिप्लॉय कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल, यस आप ऐड कर सकते हो बिल्कुल। नाउ रिस्क एंड चैलेंजेस, सबसे पहले तो ह्यूमन कंट्रोल खत्म हो रहा है। मॉल्ट बुक की केस स्टडी आनी थी, मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि एआई एजेंट्स आपस में बात क्या करते हैं, और उन्होंने पहली बात यह करी कि ह्यूमन बीइंग हमें देख रहा है, हम अपनी ऐसी लैंग्वेज बना लेते हैं कि हमें समझ ना पाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, वो अपनी ऐप बनाने की बात कर रहे हैं। एआई एजेंट, सोचो एआई एजेंट, उनको छोड़ दिया खुला मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि तुम बात करो। ह्यूमन बात नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जर्व कर पाएगा उनको, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म था वो इंसान ने बनाया था। और जब उनकी बातें सुनी वो बहुत डेंजरस थी, तुम्हारी बातें तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। पहले बोला उन्होंने कि इंसान हमें ऑब्जर्व कर रहा है। नंबर 2 उन्होंने बोला कि एक नई लैंग्वेज बनाते हैं जो सिर्फ हमें समझ आए। सोचो उन्होंने बना ली ऐसी लैंग्वेज, उसके बाद कुछ भी हुए जा रहा है दुनिया के अंदर। पहले जियो पॉलिटिकल टर्मोइल इतने सारे हैं, एक आ गया एआई एजेंट्स की वजह से, कितना बड़ा वो डिजास्टर हो सकता है अगर ह्यूमन कंट्रोल पूरी तरह से वहां से गायब हुआ। हाँ एक तरह से ये पता ही नहीं लगेगा कि प्रॉब्लम कौन रेज कर रहा है, बाद में कहीं पता लगेगा ये एजेंट्स ने इतनी हफला दफली मचा दी हुई थी। तो ह्यूमन कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, बट यहाँ से लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन मतलब एरर। एक टाइम पर जैसे आपने सर्च करा कुछ, पूरा दिन सर्च ही करते रहे, एक टाइम पे चैट जीपीटी भी सटक जाता है कि क्या बोल रहा है ये, वैसे एआई एजेंट्स का केस होता है, एरर बनाना शुरू कर देते हैं, लिंकेजेस बेटर नहीं हो पाती तो हेल्यूसिनेशन हो जाती है उसको। हेल्यूसिनेशन इज लाइक कि आपने रोप देखी सामने, वो आपको सांप दिखाई दे रहा है, तो सेम सिचुएशन एआई एजेंट्स को भी हो जाती है कई बार ओवरवर्क करने से। बायस, बायस डेटा एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट प्री में आ चुकी थी कि क्या ये बायस होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बिल्कुल होती है, क्योंकि डाटा तो वहीं से उठाया जो इंसान ने लिखा हुआ था, तो इसमें भी बायसनेस आपको दिखेगी। आप दे दो उसको प्रॉम्प्ट अनबायसनेस शो करना, एक टाइम पे वो दे ही देगा बायसनेस, क्यों, क्योंकि वो भी इंसान ने लिखा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी पढ़ना उसके ऊपर, वहां पे भी आपको बायसनेस जो है वो दिखाई देगी ही देगी। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, तो गूगल पे भी तो वेबसाइट में जो कंटेंट अपलोड करा है वो इंसान ने करा है ना, तो बायसनेस तो दिखेगी वहां पर, तो थोड़ा एंटी दे देगा। हाँ बिल्कुल
साइबर सिक्योरिटी, अब जैसे इन्होंने बोला लैंग्वेज अपनी बना लेंगे, तो साइबर सिक्योरिटी इशू भी कल को आराम से आ सकते हैं, तो बड़े इजीली मैनिपुलेट कर लेंगे। वैसे हम गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखें तो टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है, ये आगे चले हुए हैं। मैनिपुलेशन, रैंसमवेयर की प्रॉब्लम पहले से हमने देखी है, ट्रोजन हॉर्स की प्रॉब्लम हमने पहले से देख रखी है, ऊपर से एआई एजेंट के हाथ में आपने कंट्रोल दे दिया, वो तो इनके लिए नॉर्मल होगा, उनके लिए तो ये ब्रेकफास्ट होगा एक तरह से कि ये अच्छा रैंसमवेयर, अच्छा इसके कुछ अपडेटेड वर्जन लेके आते हैं कि और बढ़िया बढ़िया साइबर फ्रॉड्स कंडक्ट करें। बिल्कुल, चाइना ने अपने जो मॉडल्स हैं उसी के ऊपर टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं, हगिंग फेस जो यूएस बेस्ड मॉडल है, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं आप उसको। अकाउंटेबिलिटी, सबसे बड़ा सवाल, सवाल किससे पूछोगे जब गड़बड़ हो जाएगी, मतलब किसके ऊपर ब्लेम डालोगे कि गड़बड़ होगी, फिर आप देखोगे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या थी, पर एआई एजेंट बोलते हैं हम अपना एक आलीशान बंगला बनाएंगे अलग से जहां पे हम ही होंगे, तो किसके ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी का इशू डालोगे कि कौन अब आंसर करेगा आपको कि ये गड़बड़े हो चुकी हैं, अब इनको रिजॉल्व करा जाए। जैसे ग्रॉक का हुआ था इशू, वो नेकेड पिक्चर क्रिएट करके दे रहा था और उसके बाद एलन मस्क को बिठा लिया, बताओ, वो बोले मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होएगा, तो अकाउंटेबिलिटी कौन होल्ड करेगा। यहाँ तो एआई एजेंट बोलते हैं अपना ऐप, सब कुछ अपना अपना बना लेते हैं, बाद में किसको ब्लेम करोगे। उसके बाद जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको दिखेगी क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस जब भी होते हैं तो आपको फिर स्किल अपग्रेड करनी पड़ती है, उसके हिसाब से ही आपको फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाती है। हाँ, साइकोलॉजिकल लेवल पे रहने दो क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही तब जाके लिखने की जरूरत है, पॉइंट्स नहीं बचेगी, थोड़ा इसको ऐड कर लेते। इसको आप मेडिकल केयर फैसिलिटी में ऐड कर सकते हो, यही सजेस्ट कर देता है क्या मेडिसिन लेनी है क्या नहीं लेनी है, और बाद में गड़बड़े हो जाती है। ठीक है, नाउ वे फॉरवर्ड और थोड़ा सा कंक्लूजन लिख के इसको सम अप करना था। एक ये क्वेश्चन भी आया था, मुझे सिर्फ 2 केस स्टडीज आपसे सुननी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, चैलेंजेस बता रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया आज के टाइम पर फेस कर रहा है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 2023 वो हाईलाइट करने पड़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, तो दूसरा पार्ट ये बन गया। एंड तीसरा बोल रहा है डिस्कस सक्सेस और स्लैश लगा के लिखा है फेलियर ऑफ दिल्ली एंड इंदौर सिटी हाईलाइटिंग द सेलिएंट फीचर ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत बार डिस्कस करा हुआ है, बहुत बार। इंदौर की केस स्टडी इंद्रजीत सिंह का तो मैंने ही कितनी बार नाम ले लिया, तभी बोला है कुछ ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी केस स्टडी नोट किया करो, तो वही आनी थी यहाँ पर, अब वो मेंशन करने का टाइम आ गया फाइनली। एंड इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंटल पॉलिसी फ्रेमवर्क आ रहा है, दिल्ली की थोड़ी सी नेगेटिव नोट पे हमें बतानी पड़ेगी, लैंड फिलिंग ज्यादा दिखाई दे रही है, और आपको वैसे भी सक्सेस और फेलियर बोला हुआ है, पर अगर सक्सेस रेट देखिए दिल्ली में तो एक डंपिंग यार्ड बहुत बड़ा था, उसको अब आजकल रिड्यूस कर दिया हुआ है, मतलब मैनेजमेंट तो कर रहे हैं। तो फेलियर क्यों है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सॉलिड वेस्ट दिल्ली का बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाता है, जितनी हमारी टेंडेंसी नहीं है उसको मैनेज करने की। बट इंदौर इन्होंने सक्सेसफुली जो स्टोरीज हैं उनका एग्जाम्पल सेट करा। इवन अभी यहाँ पे तो जो स्टेट्स हैं वो आपको लिख के दे दी, दिल्ली और इंदौर, अगर नहीं दी होती तब आप केरला की भी केस स्टडी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मिनिस्टर ने बोला था अगर मैं सत्ता में आता हूँ अगली बार, मैं इस डंपिंग साइट की जगह पे क्रिकेट यार्ड बना दूंगा, तो उसने बनाया। पर ये नहीं आनी थी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आपको सिटीज पहले ही बोल दी, दिल्ली एंड इंदौर, बस उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको सक्सेस एंड फेलियर शो करने थे। एंड गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, इवन यहाँ पे अब साइंटिफिक बेस भी आना था, क्योंकि आगे आपसे पूछे सेलिएंट फीचर क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव के, आ गया वो वाला सवाल। अगर रूल्स याद हैं गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं तो लिख पाओगे। यहाँ पर बड़ी सारी चीजें आएंगी, अब बायो रेमेडिएशन भी आएगा। बायो रेमेडिएशन वाला टॉपिक किन किन के टाइम पे हो चुका है, हुआ है, प्लांट वाला था, एनिमल वाला था, फंगल था, चलो ठीक है, थोड़ा पुराना हो गया आर्टिकल, आजकल आया नहीं था रिसेंट बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन के बाद जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 के हैं, 23 के हैं, 25 के हैं, ये थोड़े यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले, वही करना था कि जब सॉलिड वेस्ट को आप मैनेज, ये बस याद करने थे वैल्यू एडिशन के लिए, करना इन्होंने भी वही कि पहले तो जो गीला कूड़ा है सूखे कूड़े से उसे सेपरेट करें। सेग्रीगेशन इस लेवल की करनी है कि पहले अब देखो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है क्या उसमें हजार्डुअस वेस्ट तो नहीं है, तो उसको अलग करना है। पहला फोकस इज ऑन सेग्रीगेशन, फिर आप लेके जाओगे जो गीले वाला कूड़ा होगा उसको आप डिग्रेड कर सकते हो, तो वो तो चला गया डिग्रेडेबल साइट के ऊपर, जहां पे मिट्टी वाला ये एरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन बायोडिग्रेडेबल केस में आइडियोनेला सिकेंसिस, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक उसको पूरा एक्सप्लोर कर रहा है क्योंकि वो प्लास्टिक को खा सकता है, ये आपकी वैल्यू एडिशन आइडियोनेला सिकेंसिस, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के साथ भी जुड़ता है, पर यहां पर जोड़ने की जरूरत नहीं थी, नेचर ने आपको सॉल्यूशन दे दिया कि प्लास्टिक कैसे खत्म करोगे आप, तो ये सारी चीजें यहां पर आनी थी। इजी था ये वाला क्वेश्चन।
हाँ मिल्क बैग वाला, ये वो आपने अभी पढ़ा, तो पेपर वालों ने तो नहीं लिखा होगा उसके बारे में, क्योंकि वो रिसेंट ही स्टडी है। हाँ ये हो सकता है कई बच्चे लास्ट तक न्यूज़पेपर देख के ही जाते हैं, तो उनको तो वो रिसेंट वाली केस स्टडी याद आ जाएगी कि मिल्क के पैकेट्स, वो भी तो सॉलिड वेस्ट का ही एक एग्जाम्पल है। तो उसको टैकल करने के लिए क्या किया, वो साइंटिफिक मेथड्स लगाए और देखा कि बेटर हो सकता है। आइडियोनेला सिकेंसिस, ये एक बैक्टीरिया है और ये प्लास्टिक को खा सकता है, तो इसको भी एक्सप्लोर कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। मल्टीपल सर्वे इसके ऊपर हो चुके हैं। इट हैज टेंडेंसी टू ईट प्लास्टिक। इंदौर के केस में इंद्रजीत सिंह जी की केस स्टडी आ जानी थी, आईएएस ऑफिसर। एंड बैच बूच नहीं लिखना होता कौन से बैच के थे, कितनों के याद रखोगे, पर पॉजिटिव केस स्टडीज जरूर देखो। आजकल नेगेटिविटी बहुत है आपके आसपास, सोशल मीडिया, फिजिकली अगर देखें तो थोड़ी पॉजिटिव केस स्टडीज भी हाईलाइट करने की ट्राई करो, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट यहीं पे आज इसको बाइंड अप करते हैं। लिख सकते हो, कुछ नहीं याद आ रहा, अदरवाइज हो जाएगा इसी में ही पूरा। हाँ ये मतलब वैल्यू एडिशन ही हो जाएगी एक तरह से, लिख सकते हो। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आया था, ये भी पढ़ा हुआ है आपने। एफएटीएफ, विवेक अग्रवाल जी का जब आर्टिकल किया था, तो एक तो सीधा ही पूछा है एफएटीएफ का क्या रोल है इसके साथ, वो पूरा वो लेक्चर हुआ था आपका कि रोल ऑफ एफएटीएफ इन टेकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रॉब्लम है, एएमएल सीएफएल, वो सारा आना था यहाँ पर। इसके बाद बोला इंटरनेशनल क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल। ये आर्टिकल एक ही जगह से आ गया था इन शॉर्ट, मतलब जो आपने क्लास में करा था उसी में से ये सवाल उठ के आ गया था। अदरवाइज इंटरनल सिक्योरिटी में भी आप इसको देखते हो, बट आई एम सेइंग इट फ्रॉम करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जो डेली भी पढ़ते हो वो आपको हेल्प कर जाता है। मैंने एक और क्वेश्चन देख लो पहले। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये कॉर्नर स्टोर की तरह एक्ट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट का आ गया। मुझे सिर्फ आपसे एक ही कीवर्ड जानना है, वेरी गुड, लिविंग लैब। इसमें लिविंग लैब को हाईलाइट करना था, वो वैल्यू एडिशन वाला पॉइंट होने वाला था। कॉन्सेप्ट तो बड़े सारे हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के, पर लिविंग लैब आपका आंसर यूनिक बनाने वाला था। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा था इजी, और डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं भी पढ़ के गए थे तब भी ये डुएबल था अगर करंट भी कर रहे थे। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। इंडो पैसिफिक बहुत बार पढ़ लिया, इंडो पैसिफिक ओशन रीजन की, सागर महासागर, उसी को जोड़ के। आईआर के क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आते, ये घुमा के ही आएंगे। यहाँ पर आपको मैप्स भी बनाने ही पड़ेंगे एंड सब्सटेंस भी लिखना ही पड़ेगा। 250 वर्ड का था, तो यहाँ पे कहीं तो यही देख के डर गए होंगे, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, पर इसके नाम में सारा एम लिखा हुआ था। और एक दिन क्लास में मेरे ख्याल से बोला भी था, ये सागर महासागर पढ़ रहे थे जब इंडो पैसिफिक रीच को लेके, तो ये सारा आया था उसमें। क्वाड भी पूछा हुआ था आपसे, तो वर्ड का हिंट आपको दे दिया था कि आपका आंसर किस डायरेक्शन में जाएगा, तो लिखा हुआ था यहाँ पर ही सारा। अगला क्वेश्चन अगर देखोगे ब्रिक्स को लेके आ गया, बोला कि ब्रिक्स बाकी की जो ग्रुपिंग्स है, कोई सी भी ग्रुपिंग उठा लो, वो आपकी G20 है, G7 है, नेटो है, मल्टीपल ग्रुपिंग्स का एग्जाम्पल उठा लो कि कैसे उसका ऑल्टरनेटिव बन सकता है। बस आपको सारे डायरेक्शन में देखना था कि ब्रिक्स की एडवांटेजेस क्या है। अभी समिट भी होने वाला है, ब्रिक्स के ऊपर आते हैं सवाल। लास्ट ईयर प्री में आया था 2025 का पेपर, जब काजन में मीट हुआ था रशिया, एंड इस बार मेंस के अंदर आ गया था। तो ब्रिक्स ऑल टाइम इंक्लूडेड है, और इसमें आपको ब्रिक्स प्लस का भी मेंशन करना पड़ना था, क्योंकि यहाँ पे बोला बाकी ग्रुपिंग्स के कंपैरिजन में ग्लोबल साउथ में इसका इन्फ्लुएंस तो इंक्रीज करता जा रहा है, पर ये ऑल्टरनेटिव की तरह कैसे डिक्लेयर करा जा सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुपिंग के साथ आपको ये कंपेयर करना पड़ना था कि उनके फीचर डाल के। अभी सितंबर में तो हम करेंगे इसको, बट ब्रिक्स बार बार न्यूज में आता है। अगला इस जुडिशियल लेजिस्लेशन, ये पॉलिटी का जोड़ दिया कि पहले तो बताओ जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है, और फिर करंट में से पूछ लिया डिस्कस द वर्डिक्ट्स ऑफ अपेक्स कोर्ट अलाउइंग पैसिव यूथेनेशिया एंड लिविंग विल। यही आपने थर्सडे को भी किया था टेस्ट में, मेरे ख्याल से मार्च के आसपास किया था, ये आपके टेस्ट में आ रखा था, और मैंने भी वर्डिक्ट के बेसिस पे आपको डाला था ये कि वर्डिक्ट पता होने चाहिए, ये याद करके आपको जाना पड़ेगा। और क्वेश्चन प्रूफ है, और थोड़ा नहीं है, 250 वर्ड्स का आया हुआ है क्वेश्चन। तो इंट्रो लिख भी दी, जबरदस्ती पैसिव यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया, सबको डिफरेंशिएट कर भी दिया। एट द एंड वो बोलेंगे नहीं हम तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वर्डिक्ट्स पूछे हुए हैं। तो अरुणा शानबाग, उससे पहले ज्ञान कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, सॉरी स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस आया था। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, 2023, दो आगे आपके पैसिव यूथेनेशिया के साथ जुड़े हुए। और अभी रिसेंट वाला केस कौन सा, वेरी गुड, तो वो हरीश राणा के साथ ही एंड होना था कि जो अरुणा शानबाग 2011 के अंदर रूलिंग आई थी, वो जाके इंप्लीमेंट हुई फिर 2026 के अंदर हर्ष राणा केस में, तो उसमें उनको इंप्लीमेंट करा। तो यहाँ पे केस आपके आगे पैसिव यूथेनेशिया को लेके दो केस, यूनियन वो जो आपको मैंने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला बोला, 18 में लिविंग विल, फिर उसके बाद 23 में लिविंग विल में चेंजेस करे गए थे, तो दोनों केसेस उसके साथ लिंक थे। तो इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत थी यहाँ पर। एंड एक
बी आर आई इस बार क्या करना था आपने, पानी और समंदर रेलवे ट्रैक को छोड़ के थोड़ा सा आर्कटिक रीजन में भी घूम के आना था, तो उसके साथ ये जोड़ा हुआ था। और बाकी साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा इनका इम्प्लीकेशन है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड ऑल वो सारे यहाँ पे फैक्टर्स आने थे। ये आगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मेरे ख्याल से पहला जो मेंस वाली अप्रोच लेके हम वेडनेसडे को चले थे, यही वाला टॉपिक करा था। सिर्फ दो, मैंने बोला था वहां पर आपको कि ये जो वकैब है यही यूज होगी जब भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। बिल्कुल लास्ट वाला था ये, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। कम्युनलिज्म इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं, मैंने बोला मेरा रिलीजन अच्छा है, पर मैंने बस इतना ही बोला और छोड़ दिया। मैंने बोला मेरा रिलीजन अच्छा है, तेरा नहीं अच्छा। आ गया कम्युनलिज्म, आइडियोलॉजी आप चेंज कर रहे हो वहां। फिर वहीं से डिमांड आएगी, जब बार बार मैं ये बोलूंगी मेरा अच्छा है तेरा नहीं अच्छा, रीजनलिज्म की डिमांड ऑपोजिट साइड से इमर्ज करेगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एग्जाम्पल आ जाने थे, देन खालिस्तान वाला इशू आना था, जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू आना था, कोई भी आप उठा सकते थे। लैंग्वेज यहाँ पे इग्नोर करनी थी, रिलीजन के साथ जुड़ सकती है अगर, तो उसको यहाँ पे ऐड ऑन करना था। तो मतलब थोड़ा यूटिलाइज करो अपना टाइम अब और पढ़ने पे फोकस करो। डिसेबिलिटी को लेके आ गया था, हाउ डू यू अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, ओपन एंडेड छोड़ दिया, क्योंकि डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है जिनको आप बोल देते हो स्पेशली एबल्ड, और यहाँ पे बोला है डिसेबिलिटी से क्या समझते हो आप, एंड नीड क्या है इंक्लूसिव पॉलिसी की। कि कई बार क्या होता है, आपने एक बिल्डिंग बनाई, वहां पर स्टेयर्स लगा दी, अब स्टेयर तो लगा दी, सोचो वहां पर लिफ्ट नहीं लगी हुई थी ड्यू टू सर्टेन रीजन, अभी लिफ्ट नहीं लगी थी। अब कोई फिजिकली डिसेबल था, वो कैसे जाएगा ऊपर के फ्लोर तक, फिर आपने बोला लिफ्ट ऐड कर देते हैं। कई बार जल्दी जल्दी आना जाना होता है तो वो रह जाते हैं, तो आपने क्या किया, रैंप ऐड कर दिए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक डिसेबिलिटी तो कैसी आ गई, फिजिकली डिसेबल जो होते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी आ सकती है, इसके अलावा और कैसी डिसेबिलिटीज आ सकती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम। एक तो हो गया मेंटल रिटार्डनेस जिसको हम डिसेबिलिटी की, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाएगा कि जैसे एसिड अटैक के केसेस आते हैं तो वो भी डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। आई विजन, तो आप यहाँ पे ना डिसेबिलिटी की जो थीम है उसको समझो पहले। तो डिसेबिलिटी फिजिकल आ गया ना, हो गया उसी में आई विजन एंड ऑल, पर मेन यहाँ पर जो डिसेबिलिटी बोली गई है मेंटल लेवल तक आपको जाना था यहाँ पर, कि जो इंडियन सोसाइटी के अंदर आपको कुछ अजीब से लोग भी दिखाई देते हैं जो हैं तो हट्टे कट्टे फिजिकली अगर देखें, पर उनका माइंडसेट कैसा है, तो उस डिसेबिलिटी को भी यहाँ पर ऐड करना पड़ना था। इसके लिए थोड़ी सी डेप्थ में आपकी इंडियन सोसाइटी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, उसको वो मेंटल किसके साथ बोलेंगे, डिप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पे डिसेबिलिटी बोला हुआ है, दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, यहाँ पे आपको सोसाइटल एलिमेंट्स को देख के डिसेबल वर्ड पे जाना था। आफ्टर दैट सैटेलाइट्स का क्या रोल है, अब देखो ये जीएस पेपर 1 है, पर जीएस पेपर 1 में टेक वाला पार्ट इंक्लूड कर दिया कि आज के टाइम पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करी जा रही है इंडिया के अंदर। आ गया ना, टेक का भी जोड़ दिया अलॉन्ग विद जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट था। इंडो पैसिफिक के ऊपर पूछा, बोला पहले अटलांटिक रीजन बहुत न्यूज में रहता था, पर आज के टाइम पे वहां से शिफ्ट इंडो पैसिफिक में चला गया है, क्यों, डॉट लगा के बोल दिया एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, आप पे छोड़ दिया कि आप क्या सोच रहे हो स्टेटमेंट को देख के। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना था, ये मैं आपके टेस्ट में क्वेश्चन ऐड करूंगी, तो इसको प्रिपेयर करना एक बार कि आप क्या लिखते अगर आप होते। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एज यूजुअल आता है सवाल, ये वेडनेसडे में आ जाएगा, टॉपिक है पूरा ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन वैसे आपको सोचना पड़ता कि ग्लोबलाइजेशन के क्या इंपैक्ट्स हुए, क्योंकि ये तो किसी भी फील्ड में हो सकता है। मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, इकोनॉमी के केस में हमारी इकोनॉमी क्लोज थोड़ी है, ओपन, तो वो भी एक पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का। इसमें बोल दिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल स्फेयर, सोशल स्फेयर। ये मेरे ख्याल से एक दिन था इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा है आपने आर्टिकल, जिसमें हमने देखा था सोशल मीडिया की वजह से ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आए। लोकलाइजेशन भी हुई है, आपका जो स्ट्रीट फूड हुआ करता था वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी जा चुका, वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है। कुछ तो पढ़ा था, मुझे अभी एकदम से स्ट्राइक नहीं कर रहा, पर एक आर्टिकल किया था इसके ऊपर।